स्टूडेंट्स अभी हम आपके चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करते हैं। स्टूडेंट्स ओरिएंट टर्म वेस्टर्न लोग यूज करते हैं एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ मेडिटेरियन सी के ईस्ट में लोकेटेड हैं और वो एशियन कंट्रीज़ को प्री मॉडर्न मानते हैं, मीन्स बहुत ही एंशियंट मानते हैं, मॉडर्न नहीं मानते, ट्रेडिशनल मानते हैं, परंपरागतवादी मानते हैं, इसके साथ साथ मिस्टीरियस रहस्यमयी भी मानते हैं एशियन कंट्री को। प्रोटो स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की फर्स्ट या अर्ली फॉर्म होती है, प्रारंभिक रूप को प्रोटो कहते हैं। स्टेपलर स्टूडेंट्स ये प्रोडक्शन की प्रोसेस का एक हिस्सा था। स्टेपलर ए पर्सन हु स्टेपल्स और शॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। स्टूडेंट्स एक आदमी जो स्टेपल करता है मीन्स फाइबर के अकॉर्डिंग वूल को अलग अलग करता है, उसको बोलते हैं स्टेपलर। मीन्स अच्छे किस्म की ऊन अच्छे वाली में डाल दी और है ना जो बैड क्वालिटी की ऊन है उसको एक साइड कर दिया, तो इस तरीके से वो मीडियम बैड और आपकी अच्छी क्वालिटी की ऊन को अलग अलग करता है, वो होता है स्टेपलर। स्टूडेंट्स फूलर कौन होता है? ए पर्सन हु फूल्स जब कपड़ा तैयार हो जाता है स्टूडेंट्स उसको प्लेटिंग मीन्स चुनट्टों के सहारे या थान के सहारे लपेटा जाता है, तो कपड़े को प्लेटिंग के सहारे लपेटने का काम फूलर करता है। कार्डिंग स्टूडेंट्स जब कपड़े को स्पिनिंग से पहले मीन्स फाइबर को जब स्पिनिंग से पहले तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्डिंग। मीन्स स्पिनिंग के दौरान क्या बनता है? धागा बनता है, तो धागा बनने से पहले जब कपास को या भेड़ के बालों को तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डिंग, क्योंकि उसके बाद उनकी स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। इससे स्पिनिंग की मीन्स धागा बनने की प्रोसेस बहुत ही तेज हो गई थी। स्पिनिंग जेनी मशीन को स्टूडेंट्स जेम्स हावरग्रीज ने बनाया था 1764 में। इससे स्पिनिंग की स्पीड बढ़ गई थी, लेबर की डिमांड घट गई थी, क्योंकि ये मशीन थी ज़्यादा काम करती थी तो लेबर की डिमांड कम हो गई थी। स्टूडेंट्स इस मशीन में एक सिंगल व्हील को घुमा करके एक मतलब कि पहिए को घुमा करके कई स्पिंडल चलाई जाती थी और जैसे ही कई स्पिंडल चलते थे तो उसके साथ में कई धागे बनते थे। सिपोए कौन होता था स्टूडेंट्स? ब्रिटिश लोग इंडियन सिपाही को सिपोए बोलते थे। फ्लाई स्टल स्टूडेंट एक मैकेनिकल डिवाइस था, मीन्स फ्लाई स्टल का इस्तेमाल वीविंग में होता था। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कपड़ा बनाने में। इसको है ना स्टूडेंट्स फ्लाई स्टल को रोप्स और पुलीज के द्वारा, क्योंकि उन पुली को गोल गोल चक्करों को कौन घुमाते थे? रोप्स घुमाती थी। और स्टूडेंट्स इसमें है ना हॉरिजॉन्टल थ्रेड और वर्टिकल थ्रेड डाला जाता था फ्लाई स्टल में, मीन्स ताना और बाना। जैसे हम ताना लगा करके आजकल दरी बुनते हैं तो है ना स्टूडेंट्स उसी तरीके से फ्लाई स्टल में भी हॉरिजॉन्टल थ्रेड और वर्टिकल थ्रेड का यूज होता था। हॉरिजॉन्टल थ्रेड को बोलते थे वेफ्ट और है ना उसको वर्टिकल थ्रेड को बोलते थे वैर्प, तो दोनों के यूज से धागा बनता था। स्टूडेंट्स वीविंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इससे बढ़ गई और है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्लॉथ प्रोड्यूस करने लग गए। उसके बाद स्टूडेंट विल थॉर्न ये काम की तलाश में लंदन गया था। आई हैड ऑलवेज ये कोटेशन विल थॉर्न ने बोली थी। विल थॉर्न है ना स्टूडेंट्स लंदन में ओल्ड कैंट गैस वर्क्स में काम करने के लिए गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके कोस्तिस स्टूडेंट एक सेंट्रल प्रोविंस के अंदर मीन सेंट्रल इंडिया में पाई जाने वाली एक वीवर्स की कम्युनिटी है। बेरार ये हैदराबाद की प्रोविंस थी। वसंत पारकर स्टूडेंट्स मुंबई के एक मिल वर्कर्स ग्रांटेड लीव स्टूडेंट्स ये कोटेशन वसंत पारकर ने कही। भाईजी भोंसले स्टूडेंट्स बॉम्बे के एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे। जब वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं अपनी एक यूनियन बना लेते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो भाईजी भोंसले बॉम्बे के ट्रेड यूनियनिस्ट थे स्टूडेंट्स। वो अपने 1930 और 1940 की बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। इन दोज बैक टू विलेज ये कोटेशन भाईजी भोंसले ने किया। डॉन ऑफ द सेंचुरी स्टूडेंट्स डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी एक म्यूजिक बुक थी। ई.टी. पॉल के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। ई.टी. पॉल एक म्यूजिक पब्लिशर था स्टूडेंट्स। ई.टी. पॉल ने एक कंपनी खोली थी म्यूजिक की, उसका नाम था ई.टी. पॉल म्यूजिक कंपनी। स्टूडेंट्स ई.टी. पॉल ने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की जिस बुक का नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी 1900 में न्यूयॉर्क इंग्लैंड में। स्टूडेंट न्यूयॉर्क इंग्लैंड में भी है और यूएसए के अंदर भी है। इस म्यूजिक बुक में मीन्स डॉन ऑफ द सेंचुरी में स्टूडेंट एक गोडेस लाइक फिगर दिखाई गई है, एक देवी की तस्वीर दिखाई गई है इसके कवर पेज के ऊपर सबसे ऊपर वाले पेज पे। और इस बुक के अंदर स्टूडेंट्स मशीन और टेक्नोलॉजी का गुणगान किया गया है, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। स्टूडेंट्स इसमें जो देवी दिखाई गई है वो एंजल है, प्रोग्रेस की एंजल है, मीन्स है ना एक मतलब कि परी है वो उन्नति की प्रगति की प्रोग्रेस की। और स्टूडेंट्स वो जो इसमें देवी दिखाई गई है गोडेस लाइक फिगर दिखाई गई है डॉन ऑफ द सेंचुरी बुक में, वो स्टूडेंट्स अपने हाथ में एक न्यू सेंचुरी का फ्लैग लिए हुए है, मीन्स नई सदी का फ्लैग लिए हुए है। स्टूडेंट्स वो एक व्हील के ऊपर खड़ी है, उस व्हील को विंग लगी हुई हैं, पंख लगी हुई हैं और वो सिंबलाइजिंग टाइम का संकेत करता है। इसके साथ स्टूडेंट वो जो व्हील वाले पंखों वाले व्हील पे जो देवी खड़ी है तो उसकी उड़ान फ्यूचर की तरफ है स्टूडेंट, वो फ्यूचर की तरफ फ्लाइट करना चाह रही है। और एंड स्टूडेंट्स इस पिक्चर में मीन्स जो डॉन ऑफ द सेंचुरी के पीछे पिक्चर दिखाई गई है, इस बुक के ऊपर जो पिक्चर दिखाई गई है
उस पिक्चर में रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री वगैरह दिखाए गए हैं। टू मैजिशियन स्टूडेंट्स, टू मैजिशियंस एक ट्रेड मैगजीन का नाम है। ये मैगजीन आपके 26 जनवरी 1901 को इनलैंड प्रिंटर नाम के न्यूज़पेपर आपके ना इनलैंड प्रिंटर नाम के प्रिंटिंग प्रेस में छपी थी स्टूडेंट्स। इसमें भी मशीन और आपके टेक्नोलॉजी का ग्लोरिफिकेशन किया गया है। ये मैगजीन स्टूडेंट्स दो मैजिशियन को दिखाती है, एक अलादीन है मैजिशियन और दूसरा मॉडर्न मैकेनिक है। अलादीन स्टूडेंट्स अपने मैजिक लैंप से, अलादीन के पास में अपना एक चिराग होता है, मैजिक लैंप होता है, वो अपने मैजिक लैंप से स्टूडेंट क्या कर देता है, एक बहुत ही बड़ा पैलेस बना देता है, ब्यूटीफुल पैलेस, महल बना देता है। लेकिन मॉडर्न मैकेनिक अलादीन की तरह अपने चिराग का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो अपने मशीन से, अपने टूल से ब्रिज, शिप, टावर और हाई राइज बिल्डिंग बना देता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना देता है। अलादीन स्टूडेंट ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन एशियन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मॉडर्न मैकेनिक वेस्ट और मॉडर्निटी को या यूरोपियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट मॉडर्न वर्ल्ड है ना किसके साथ जुड़ा हुआ था? मॉडर्न वर्ल्ड को है ना लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के मानते हैं, और वर्ल्ड में सबसे पहला इंडस्ट्रियल नेशन स्टूडेंट ब्रिटेन था। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से आने से पहले जो फैमिली लेबर के इस्तेमाल के थ्रू घरों में प्रोडक्शन होता था उसी को बोलते थे स्टूडेंट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें फैमिली लेबर का इस्तेमाल होता था स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में नहीं काम होता था बल्कि घरों में काम होता था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में। प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ यूरोपियन मर्चेंट्स इन 17th एंड 18th सेंचुरी। स्टूडेंट्स 17th और 18th सेंचुरी में यूरोपियन शहरों के मर्चेंट किस तरीके से प्रोडक्शन करवाते थे? स्टूडेंट्स वो कंट्री साइड में जाते थे, मीन्स गांव में जाते थे, और गांव में जा करके पेजेंट्स और आर्टिजन को वो है ना मनी सप्लाई करते थे और उनसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन करवाते थे। रीजन फॉर ग्रोइंग डिमांड ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स इन 17th एंड 18th सेंचुरी। स्टूडेंट्स 17th और 18th सेंचुरी में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी। इसके पीछे क्या रीज़न था? एक तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंस हो गया था, मीन फैल गया था, और एक वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में कॉलोनी का एक्विजिशन हो गया था, मीन्स वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरे देशों को अपना गुलाम बना लिया था और वो वहाँ पे अपना माल बेचना चाहती थी। इस वजह से गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। प्रॉब्लम्स फॉर मर्चेंट्स इन द टाउन्स। अभी हमने पीछे देखा स्टूडेंट, यूरोपियन शहरों के मर्चेंट गांव में जा रहे हैं और पेजेंट्स और आर्टिसन से क्या करवा रहे हैं? प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो वो शहरों में काम क्यों नहीं करते थे स्टूडेंट्स? शहरों में उनको क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से वो कंट्री साइड में जाते थे, गाँव में जाते थे? स्टूडेंट्स शहरों के अंदर अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स बहुत ही पावरफुल थे और वो उन मर्चेंट्स को वहाँ पर टिकने नहीं देते थे। और स्टूडेंट्स ट्रेड गिल्ड क्या होते हैं? ये ट्रेड गिल्ड्स है ना एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर होते थे, मीन्स इनका एक संगठन होता था, व्यापारियों के समूह को ही गिल्ड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये ट्रेड गिल्ड्स है ना मर्चेंट्स को शहरों में प्रोडक्शन नहीं करने देते थे, और रूलर भी जो राजा लोग होते थे वो इन ट्रेड गिल्ड्स को और अर्बन क्राफ्ट्स को, मीन्स जो कारीगर होते थे उनके ग्रुप को मोनोपोली दे रखी थी। रूलर्स ने एकाधिकार दे रखा था कि आप ही प्रोडक्शन करोगे, आप ही चीज़ों को प्रोड्यूस करोगे, और है ना किसी भी चीज़ का है ना प्राइस भी आप ही क्या करोगे, डिसाइड करोगे, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रेड करने का भी रूलर्स ने इनको अधिकार दे रखा था। तो मर्चेंट्स इसलिए गांव में जाते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि शहरों में उनको अर्बन क्राफ्ट और आपके ट्रेड गिल्ड टिकने नहीं देते थे। अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स ये क्या होते थे स्टूडेंट? ये प्रोड्यूसर्स की, मीन्स चीज़ों को प्रोड्यूस करने वालों की एक एसोसिएशन होते थे। इनके काम क्या थे? ये क्राफ्ट पीपल को ट्रेंड करते थे। क्राफ्ट पीपल मीन कारीगरों को ट्रेंड करते थे, सारे के सारे प्रोडक्शन पे अपना कंट्रोल रखते थे, कंपटीशन में किसी को आने नहीं देते थे, और प्राइस भी यही डिसाइड करते थे कि किस चीज़ का कितना प्राइस होगा, और नए लोगों की एंट्री भी नहीं होने देते थे स्टूडेंट ये ट्रेड के अंदर। तो पेजेंट्स एंड आर्टिसन कंट्री साइड के अंदर जब गए स्टूडेंट्स, जो आपके पेजेंट्स और आर्टिसन जो कंट्री साइड में रहते थे उन्होंने मर्चेंट्स का ऑफर क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि है ना शहरों के अंदर मर्चेंट्स को टिकने नहीं दिया ट्रेड गिल्ड्स ने और अर्बन क्राफ्ट्स ने, तो वो है ना गांव में चले गए। तो गांव के अंदर उन्होंने किससे प्रोडक्शन करवाया? पेजेंट्स और आर्टिसन से करवाया। लेकिन पेजेंट्स और आर्टिसन ने जो आपके मर्चेंट्स थे उनका ऑफर क्यों स्वीकार कर लिया? स्टूडेंट्स आपको पता है पिछले साल आपने क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा कि ओपन के फील्ड और कॉमन की लैंड इंग्लैंड में खत्म हो चुकी थी। पेजेंट्स और आर्टिसन के रोजगार और उनके है ना अल्टरनेटिव सोर्स थे जो लाइवलीहुड के, वो खत्म हो चुके थे। तो जब है ना मर्चेंट्स शहरों के मर्चेंट विलेजेस में गए तो किसानों ने, मीन्स पेजेंट्स ने और आर्टिसन ने उन मर्चेंट्स का ऑफर स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके पास कोई काम नहीं था और मर्चेंट्स उनको काम देने वाले मिल गए थे। कोटेजर्स और पेजेंट्स। स्टूडेंट कोटेजर होते हैं इंग्लैंड के जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनको बोलते हैं कोटेजर। तो कोटेजर और फार्मर है ना अब है ना उनके पास में अल्टरनेट सोर्स आ गया था इनकम का, क्योंकि है ना मर्चेंट्स के लिए वो प्रोडक्शन करने लग। स्टूडेंट्स पेजेंट्स और आर्टिसन ने मर्चेंट्स के ऑफर को क्यों स्वीकार कर लिया? स्टूडेंट्स देयर टीनी प्लॉट्स, क्योंकि उनके पास में ज़मीन के छोटे छोटे प्लॉट होते थे और
वो सारे के सारे फैमिली मेंबर को वर्क नहीं दे सकते थे। इसी वजह से भी उन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करने की बात को स्वीकार कर लिया। मर्चेंट्स के लिए काम करते हुए स्टूडेंट्स वो कंट्री साइड में रह सकते थे और इसके साथ साथ अपने स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड को वो कल्टीवेट कर सकते थे, मीन्स उस पर खेती कर सकते थे। और स्टूडेंट्स इसके साथ उनकी इनकम भी सप्लीमेंट हो गई, मीन्स इनकम भी बढ़ गई और उनकी फैमिली का पूरा लेबर भी इस्तेमाल होने लग गया, फुलर लेवल ऑफ देयर फैमिली। अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टूडेंट्स, और महत्व क्या है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के। इसने एक तो है ना टाउन्स और कंट्री साइड के बीच में क्लोज रिलेशनशिप बना दिया, मीन्स एक अच्छा संबंध बना दिया। मर्चेंट्स का आपके जो बेस था स्टूडेंट्स, वो रहते तो टाउन में से, लेकिन उनका काम कहाँ पे चलता था, विलेजेस के अंदर। प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे होती थी स्टूडेंट, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में जो इंग्लैंड का क्लोथियर मर्चेंट था स्टूडेंट, मीन आपके इंग्लैंड का कपड़े का व्यापारी था, वो वूल खरीदता था स्टेपलर से। हमने स्टेपलर के बारे में पढ़ा था, जो आपके है ना उनको स्टेपल करता है, मीन्स अलग अलग फाइबर के अकॉर्डिंग अलग करता है, अच्छे वाले अच्छे में और बुरे वाली बुरे में। तो स्टूडेंट्स जो क्लोथियर मर्चेंट था इंग्लैंड का, वो वूल परचेज करता था पहले स्टेपलर से और फिर उसको ले जाता था स्पिनर के पास में धागा बनवाने के लिए। उसके बाद वो वीवर के पास जाता था और फिर फुलर के पास जाता था, फिर डायर के पास जाता था। डायर का काम क्या होता है, कपड़ों में डाई करना, रंग देना। फिनिशिंग होती थी कपड़े की स्टूडेंट लंदन में, और लंदन एक फिनिशिंग सेंटर था, और लंदन में कपड़े की फिनिशिंग करने के बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था स्टूडेंट्स। उसके बाद करते हैं स्टूडेंट कंक्लूजन ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है। ये सिस्टम स्टूडेंट आपके कमर्शियल एक्सचेंज का पार्ट था, मीन्स इसके टाइम भी आपके बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजनेस होता था, कमर्शियल एक्सचेंज होता था। और इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम को स्टूडेंट मर्चेंट कंट्रोल करते थे। पता है आपको, मर्चेंट ही जाते थे विलेज में, और गुड स्टूडेंट इसमें फैमिली लेबर के इस्तेमाल से प्रोड्यूस होती थी। और हर स्टेज पे स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे एक मर्चेंट के नीचे 20 से 25 वर्कर काम करते थे स्टूडेंट्स। इसका आपका जो मैंने जीरो नहीं लगा रखी, 2 के आगे इसको जीरो लगा लेना। 20 से 25 हर स्टेज पे। मान लीजिए स्पिनिंग में 20 से 25 वर्कर हैं, वीविंग में 20 से 25 वर्कर हैं एक मर्चेंट के नीचे, और हर एक क्लोथियर मर्चेंट के नीचे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर काम करते थे, हजारों वर्कर काम करते थे। द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री स्टूडेंट्स, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं फैक्ट्री एज के बारे में। अर्लीस्ट फैक्ट्री स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में शुरुआती फैक्ट्री 1730 में लगी, लेकिन लेट 18th सेंचुरी में फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड हो गई। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन स्टूडेंट्स, कॉटन नए युग का या नए इरा का सिंबल थी। नया युग कौन सा स्टूडेंट, जब फैक्ट्री शुरू होती है उसी को बोलते हैं नया युग। स्टूडेंट्स, कॉटन का प्रोडक्शन लेट 19th सेंचुरी में बूम्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। इंपोर्ट देखते हैं इंग्लैंड में, देखिए कितना होता है कॉटन का। 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड्स कॉटन आती है इंग्लैंड में, लेकिन 1787 में 22 मिलियन पाउंड्स आती है। रोल ऑफ इन्वेंशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन 18th सेंचुरी स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे आविष्कार हुए कि 18th सेंचुरी में फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ गया। एक तो स्टूडेंट्स पर वर्कर एफिकेसी बढ़ गई, मीन्स काम करने की स्पीड बढ़ गई। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, हर चीज़ की स्पीड बढ़ गई। जो ये कपड़ा बनाने की प्रोडक्शन की प्रोसेस होती थी स्टूडेंट, ये पर वर्कर आउटपुट बढ़ गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अच्छे तरीके का स्ट्रॉन्गर यार्न बनने लग गया, मीन्स धागा बनने लग गया। कॉटन मिल का आपके जो रोल है स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या था। सबसे पहले कॉटन मिल स्टूडेंट्स रिचर्ड आर्कराइट ने लगाई, और आपको पता है न्यू मशीन आने से है ना मिल फिर इंक्रीज हो गई। बाद में एक न्यू मशीन आई तो फिर है ना फिर कई मिल लग गई। शुरुआत में रिचर्ड आर्कराइट ने लगाई, फिर उसके बाद कई लग गई। जैसे स्टूडेंट्स विद इन द मिल के अंदर स्टूडेंट्स सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हो जाती थी, मीन्स मैनेजमेंट भी और दूसरी चीज़ें भी, सारी प्रोडक्शन प्रोसेस एक ही छत के नीचे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो स्पिनिंग कहीं पे होती थी, वीविंग कहीं पे होती थी, लेकिन यहाँ पे मशीन आने के बाद सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे और एक ही मैनेजमेंट के अंडर में होती थी। और स्टूडेंट्स मशीन आने के बाद है ना हर चीज़ का केयरफुली तरीके से सुपरविजन किया जा सकता था। प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर भी निगरानी रखी जा सकती थी, और क्वालिटी कैसी बनाता वर्कर उसको भी देखा जा सकता। अर्ली अफेक्ट ऑफ अर्ली फैक्ट्रीज ऑन द पीपल लाइफ स्टूडेंट्स, जब आपके शुरुआत में फैक्ट्री आई तो उनका लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। स्टूडेंट्स, अर्ली 19th सेंचुरी में फैक्ट्री है ना इंग्लैंड की लैंडस्केप का, इंग्लैंड की ज़मीन का इंटीमेट पार्ट बन चुकी थी, अंदरूनी पार्ट बन चुकी थी, मीन्स फैक्ट्री इंग्लैंड में आपके मल्टीपल हो चुकी थी। और कंटेम्प्रेरी लोग, जो उस टाइम के लोग थे ना जिस टाइम फैक्ट्री लगी, वो है ना डेजल्ट हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे फैक्ट्रीज को देख करके और नई टेक्नोलॉजी को देख करके।
स्टूडेंट्स बाइलेंस को भूल जाते थे लोग, फॉरगेट हो जाती थी बाइलेंस उनके लिए। जो गलियां होती थी स्टूडेंट्स, और गलियों में जो छोटी छोटी वर्कशॉप होती थी उनको वो भूल जाते थे, क्योंकि उनका सारा ध्यान फैक्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। एक लंकासायर की कॉटन मिल, स्टूडेंट ये पेंटिंग है कि आपकी बुक में दिखा रखी है। लंकासायर की कॉटन मिल की पेंटिंग को बनाया था C.E. टर्नर ने 1925 में। लंकासायर आपके स्टूडेंट्स कॉटन मिल के लिए फेमस क्यों था? क्योंकि लंकासायर की स्टूडेंट्स जो क्लाइमेट थी उसका जो एटमॉस्फेयर था ह्यूमिड था, और ह्यूमिड क्लाइमेट है ना स्टूडेंट्स कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें धागा नहीं टूटता। पेंटिंग स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर नाम की एक पेंटिंग है, उसको M. जैक्सन ने बनाया है। स्टूडेंट पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस कितनी तेज थी स्टूडेंट्स? आपके फर्स्ट और सेकंड फेज के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेज देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 फेज हैं, उसके दौरान भी देखेंगे कितनी स्पीड थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और जो सेकंड फेज है उसके दौरान भी देखेंगे कि आपकी कितनी स्पीड थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। स्टूडेंट्स कॉटन और मेटल 2 आपके डायनामिक इंडस्ट्री थी इंग्लैंड में, मींस इंडस्ट्री के अंदर स्पीड सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री की थी, एक कॉटन की और एक आपके मेटल की। इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट फेज था स्टूडेंट 1760 से 1840 के बीच में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज में कॉटन इंडस्ट्री का दबदबा था। लेकिन स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकंड फेज आया 1840 से 1920 के बीच में, तो कॉटन इंडस्ट्री की जगह आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने ले ली, और अब बन गई स्टूडेंट सेकंड फेज में लीडिंग इंडस्ट्री आयरन और स्टील। रेलवे एक्सपेंड हो गया, इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आयरन और स्टील इंडस्ट्री को आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेकंड फेज में एक लीडिंग इंडस्ट्री बनाने में। इंग्लैंड में रेलवे आया स्टूडेंट 1840 में, और कॉलोनीज के अंदर जो इंग्लैंड के गुलाम थे वो उसमें आया 1860s के अंदर। तो स्टूडेंट्स इंडिया में भी 1853 में आ चुका था, 1860s का ही दौर था वो। तो इससे है ना आपके स्टील की डिमांड बढ़ गई, और आयरन इंडस्ट्री ने आपके कॉटन इंडस्ट्री को पछाड़ दिया। 1873 में स्टूडेंट ब्रिटेन देखो अपनी कॉलोनीज के अंदर या विदेशों के अंदर कितना लोहा एक्सपोर्ट कर रहा था। 1873 में 77 आपके है ना पौंड स्टर्लिंग, जो कि इंग्लैंड की मुद्रा है, उतने रुपए का 77 मिलियन पौंड स्टर्लिंग की कीमत का लोहा वो एक्सपोर्ट कर रहा था। अपने कॉटन वैल्यू से उसकी डबल वैल्यू थी स्टूडेंट्स, मीन्स आपके कॉटन जितना वो एक्सपोर्ट कर रहा था, कॉटन का कपड़ा विदेशों में, उससे डबल वैल्यू का वो लोहा एक्सपोर्ट कर रहा था। स्पीड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, स्टूडेंट 19th सेंचुरी के एंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड क्या थी? आपने पहले ये तो देख लिया कि शुरुआत में कॉटन इंडस्ट्री ही हैवी थी, मीन्स आपके एक इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड थी कॉटन में, लेकिन बाद में फिर आपके लोहे में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड होगी। देखते हैं अब आपके 19th सेंचुरी के एंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड कैसी थी स्टूडेंट। अभी भी है ना स्टूडेंट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो आपके हमारे परंपरागत उद्योग थे ना उनके इंग्लैंड के, वो है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लीडिंग कर रहे थे। 80% वर्कर है ना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काम करते थे, 20% सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्री में काम करते थे। तो इतनी स्पीड नहीं थी कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को पछाड़ सके। अगर ज़्यादा होती तो 80% आपके इंडस्ट्री में काम करते, बड़ी में टेक्नोलॉजी वाली में, और 20% करते आपके छोटे इंडस्ट्री में। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, 80% कर रहे हैं किस में? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, और 20% सिर्फ जो बड़े इंडस्ट्री हैं जहाँ पे मशीनें थी उसमें काम कर रहे हैं। तो इतनी स्पीड नहीं थी। अभी भी 80% वर्कर कहाँ पे काम कर रहे थे? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। स्पीड होती तो आपके टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री में वो करते। टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था, मीन स्पीड सबसे ज़्यादा किस में थी स्टूडेंट्स? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थी, कपड़े की इंडस्ट्री में। और टेक्सटाइल स्टूडेंट्स आपके टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कहाँ से होता था? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक यूनिट से। स्मॉल इनोवेशन क्या क्या कर लिए स्टूडेंट्स? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ने, छोटी इंडस्ट्री ने कुछ स्मॉल इनोवेशन कर लिए, उस वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड नहीं बढ़ी। क्योंकि यदि बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी मशीनें आई तो छोटी इंडस्ट्री ने भी अपने छोटे छोटे इनोवेशन कर लिए, और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड को नहीं बढ़ने दिया। और स्टूडेंट फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री, बिल्डिंग की, पोट्री की, ग्लास वर्क की, शीशे के काम की, टैनिंग, चमड़ा अलग किया जाता, उससे चमड़ा बनाया जाता टैनिंग में, और फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री, इम्प्लीमेंट में, इन सभी में ये स्मॉल इंडस्ट्री से आता था ये प्रोडक्शन स्टूडेंट। और इन स्मॉल इंडस्ट्री ने क्या कर लिया? अपने नए नए इनोवेशन कर लिए। स्लो स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिड्यूस द स्पीड ऑफ इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकल चेंज की स्पीड भी बहुत स्लो थी, मीन्स इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी आई वो बहुत स्लो थी, इस वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड नहीं बढ़ी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ही स्लोली अक्कड़ हुए, मीन्स धीरे धीरे फैले इंडस्ट्रियलाइजेशन में। न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव थी स्टूडेंट्स, और मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट
कॉशियस थे, मीन जागरूक थे उसके यूज करने के बारे में, एकदम है ना आंख मूंद करके उसका यूज नहीं करते थे। मशीन स्टूडेंट्स कई बार टूट जाती थी और रिपेयर करना भी उनको बहुत ही कॉस्टली होता था, महंगा होता था। और जितनी मशीनों के बारे में इफेक्टिव होने की बात उनके मैन्युफैक्चरर करते थे, वो मशीनें इतनी इफेक्टिव नहीं थी। मीन्स मशीनों को बनाने वाले ये कहते थे कि मशीन अच्छी है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के अंदर मशीनें तेज़ी से नहीं आई, मीन्स टेक्नोलॉजी तेज़ी से नहीं आई, इसी वजह से भी शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड काफ़ी स्लो रही। स्टोरी ऑफ स्टीम इंजन देखते हैं स्टूडेंट, स्टीम इंजन की स्टोरी को देखते हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पे कितनी धीरे धीरे फैली। मीन्स कि आपके ना मशीनों के ऊपर, चाहे वो स्टीम इंजन हो चाहे कोई दूसरी मशीन हो, उसके बारे में लोगों ने धीरे धीरे विश्वास करना शुरू किया और उसको धीरे धीरे यूज करना शुरू किया। अगर एकदम यूज करते तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड बढ़ जाती, लेकिन है ना इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी स्लो आई, इसी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड शुरुआत में काफ़ी टाइम तक, लगभग 200 ईयर्स तक काफ़ी स्लो रही। जैसे शुरुआत में हम स्टीम इंजन की स्टोरी करते हैं स्टूडेंट, न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन बनाया था स्टूडेंट्स, लेकिन है ना स्टीम इंजन को बनाने में जेम्स वाट का नाम आता है, क्योंकि न्यू कॉमन के बनाए हुए स्टीम इंजन को इम्प्रूव कर दिया था जेम्स वाट ने, और उसको इम्प्रूव करके जेम्स वाट ने नया इंजन बना दिया 1781 में। और एक इंजन के कई इंजन बना दिए स्टूडेंट्स मैथ्यू बुल्टन ने। मैथ्यू बुल्टन कौन था? जेम्स वाट का इंडस्ट्रियल फ्रेंड। मीन्स न्यू कॉमन ने बनाया एक इंजन, लेकिन वो थोड़ा सा आपके जुगाड़ टाइप था, उसमें है ना मीन्स आपकी इतनी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन है ना उसमें क्वालिटी डालने का काम, उस इंजन को अच्छी तरीके से सुधार करने का काम और उसका एक नया मॉडल बनाने का काम किया जेम्स वाट ने। और एक इंजन के कई बनाने के काम किए, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम किया जेम्स वाट के इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू बुल्टन ने। नंबर ऑफ स्टीम इंजन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। देखते हैं स्टूडेंट्स किस इंडस्ट्री में कितने स्टीम इंजन थे इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में। स्टूडेंट पूरे इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में 321 स्टीम इंजन थे। कॉटन इंडस्ट्री में 80 थे, वूल में 9 थे, और बाकी स्टीम इंजन माइनिंग, कैनल और आयरन इंडस्ट्री में थे। वाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर इन विक्टोरियन ब्रिटेन इंस्टीड ऑफ स्टीम पावर। स्टूडेंट्स विक्टोरियन ब्रिटेन में, जिस टाइम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उस टाइम इंडस्ट्री के मालिक स्टीम पावर के बजाय, मीन मशीनों के बजाय हैंड लेबर को प्रेफर करते थे, मीन हाथ से काम करवाना पसंद करते थे विक्टोरियन ब्रिटेन में। जिस टाइम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, तो उस टाइम के जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो स्टूडेंट्स हैंड लेबर का इस्तेमाल, मीन मजदूरों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे मशीनों के बजाय। रीज़न क्या था स्टूडेंट? एक तो प्लेंटीफुल लेबर था, लेबर बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स। विक्टोरियन ब्रिटेन में कोई शॉर्टेज नहीं थी ह्यूमन लेबर की। पेजेंट्स और वगरेंट होते हैं आवारा, इधर उधर घूमने वाले, और किसान इधर उधर घूमते रहते थे सर्च की, जॉब की सर्च में, तो कमी नहीं थी। इसी वजह से लोग है ना मशीनों का इस्तेमाल, स्टीम पावर का इस्तेमाल नहीं करते थे, और वो लोग इस्तेमाल करते थे हैंड लेबर का, मीन मजदूरों का। और तो इंडस्ट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मजदूरों की कोई कमी ही नहीं थी, बेरोजगारी बहुत थी। एक सीजनल डिमांड थी स्टूडेंट कुछ इंडस्ट्री के अंदर, इस वजह से भी है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ इंडस्ट्री में लेबर की डिमांड सीजनल थी, तो इस वजह से भी इंडस्ट्री के मालिक खरीदना नहीं चाहते थे मशीनों को, क्योंकि एक सीज़न में वो काम करवाते वर्कर से, और फिर उसको है ना काम से हटा देते, और फिर दूसरे सीज़न में फिर उसको बुला लेते, क्योंकि काम का सीज़न होता तभी कुछ इंडस्ट्री के मालिक मजदूरों को रखते थे, अन्यथा निकाल देते थे। जैसे कोल्ड मंथ के अंदर गैस वर्क और ब्रेवरी का काम होता था स्टूडेंट्स, और दिसंबर से पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है, तो बुक बाइंडिंग और प्रिंटिंग का काम होता था। तो इन इंडस्ट्री के अंदर कुछ विशेष सीजन में ही काम होता था, तो यहाँ पे मशीनें काम नहीं दे सकती थी, यहाँ पे सिर्फ हाथ से ही काम हो सकता था। तो डिमांड सीजनल थी लेबर की कुछ इंडस्ट्री में, और है ना आपके कमी भी नहीं थी लेबर की, प्लेंटीफुल था। इस वजह से लोग विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर हाथ से काम करवाना पसंद करते थे, मशीनों का यूज़ करना पसंद नहीं करते। स्टूडेंट वाटर फ्रंट पे भी विंटर के टाइम में काम होता था, तो ये भी एक टाइप की सीजनल इंडस्ट्री थी, क्योंकि विंटर के टाइम में जहाज़ों का रिपेयर किया जाता था, उनकी सफाई की जाती थी। विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर स्टूडेंट्स हैंडमेड गुड्स की डिमांड थी, इस वजह से भी बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, हाथ से काम करवाना पसंद करते थे लेबर से, ना कि मशीनों से, क्योंकि हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती थी उनकी रेंज बहुत बड़ी होती थी, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन स्टूडेंट्स मशीनें सिर्फ यूनिफॉर्म एक जैसी और स्टैंडर्डाइज गुड बनाती थी, और मशीनों से बनाई गई गुड्स को मास मार्केट में भेज दिया जाता था, मीन्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, जहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो सस्ती होती थी। विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर स्टूडेंट्स
आपके अपर क्लास के लोग, खासकर एरिस्टोक्रेट और बोर्गेजीज। एरिस्टोक्रेट होते हैं स्टूडेंट आपके जो मीन्स किंग की फैमिली के लोग होते हैं, उनको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। और बोर्गेजीज होते हैं स्टूडेंट पूंजीपति लोग, वो हाथ से बनी चीज़ों को प्रेफर करते थे। तो है ना, इस वजह से भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, हाथ से ही चीज़ों को बनवाना पसंद करते थे। और हैंडमेड गुड्स के अंदर स्टूडेंट रिफाइनमेंट होती थी, मीन्स एक अच्छी शुद्धता होती थी, और क्लास ज़बरदस्त क्वालिटी होती थी उनके अंदर, वो बेटर फिनिश होती थी। और इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, अकेला आदमी उनको बनाता था, अच्छी तरीके से उनकी डिजाइनिंग होती थी। लेकिन मशीन मेड गुड्स को सिर्फ विदेशों में प्रोड्यूस कर दिया जाता था, कॉलोनी के अंदर। जैसे इंग्लैंड वाले अपने मशीन मेड गुड्स को हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे। 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में स्टूडेंट्स 500 टाइप के हैमर्स मीन हथौड़े बनाए जाते थे, और 45 काइंड की एक्सिस मीन कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। वो स्टूडेंट हाथ से ही बनाई जा सकती थी, इतनी वैरायटी मशीनों के बस की बात नहीं थी। लेबर शॉर्टेज स्टूडेंट 19th सेंचुरी के अमेरिका में प्रॉब्लम थी, इस वजह से वहाँ पे मशीनों का यूज़ होता था। स्टूडेंट जहाँ पे हैंड लेबर की कमी नहीं थी, लेबर की कमी नहीं थी, वहाँ पे तो आप कहना लेबर का इस्तेमाल होता था। लेकिन जहाँ पे लेबर की कमी थी, जैसे अमेरिका के अंदर, वहाँ पे सिर्फ मशीनों का इस्तेमाल होता था। वर्कर्स इन आयरन फैक्ट्री, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड की आयरन फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं स्टूडेंट। ये विलियम बेल्स्कोट ने पेंटिंग बनाई है 1861 में। अनेक आर्टिस्ट ने स्टूडेंट 19th सेंचुरी में वर्कर को भी आइडियलाइज करना, उनको आदर्श रूप में पेश करना शुरू कर दिया। और वो क्या सफरिंग और हार्डशिप इंडस्ट्री के अंदर फेस कर रहे थे, क्या दुख वर्कर को हो रहे थे, और वो नेशन के काज के लिए मीन्स राष्ट्र की भलाई के लिए कितना त्याग कर रहे थे। बहुत से आपके जो पेंटर थे वो इसको वर्कर को इस तरीके से आइडियलाइज करने लगे थे। हाउसलेस एंड हंगरी स्टूडेंट्स, हाउसलेस और हंगरी एक पेंटिंग है, सैमुअल लुक फाइल्ड्स ने बनाई है। ये पेंटिंग होमलेस लोगों को दिखाती है। जो होमलेस लोग लंदन में काम करते थे, स्टूडेंट वर्कर वगैरह ही होमलेस होते थे, क्योंकि दिन में वो काम करते थे, रात को उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता था। और वो है ना स्टूडेंट्स वर्क हाउस के अंदर रहते थे, और वर्क हाउस में रहने के लिए उनको पहले टिकट लेनी पड़ती थी। और इन वर्क हाउस को या इन शेल्टर को स्टूडेंट पुअर लॉ अथॉरिटी बनाती थी। मीन्स पुअर लॉ अथॉरिटी होती है जो गरीबों की भलाई के लिए कोई ना कोई शेल्टर बनाती है। और डेस्टिट्यूट जो बेसहारा लोग होते थे, वेफेरर रास्ते पे घूमने वाले लोग, वंडरर्स इधर उधर घूमने वाले लोग, फाउंडलिंग अनाथ लोग इसमें रहते थे स्टूडेंट। और कंडीशंस उनकी बहुत ही ख़राब होती थी, क्योंकि उनका पहले मेडिकल चेकअप होता था। उस वर्क हाउस में जाने से पहले, रात को सोने से पहले उनकी बॉडी साफ़ होनी चाहिए थी, और है ना उनके कपड़े साफ़ होने चाहिए थे। लाइफ ऑफ वर्कर्स स्टूडेंट्स, फैक्ट्री आने के बाद वर्कर्स की लाइफ कैसी थी स्टूडेंट। लेबर की जो आपके है ना मार्केट के अंदर अबंडेंस थी। अबंडेंस मतलब लेबर प्रचुर मात्रा में था, काम करने वाले ज़्यादा थे, उससे आपके वर्कर की लाइफ अफेक्ट हुई, क्योंकि काम करने वाले ज़्यादा होते हैं और स्टूडेंट काम कम होता, तो उससे है ना लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है। जो काम करने वाले होते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। स्टूडेंट यदि फैक्ट्री के अंदर जॉब गेटिंग करनी थी उस टाइम, जिस टाइम फैक्ट्री आई, तो जॉब गेटिंग करने के लिए आपका कोई फ्रेंड और किन रिलेशन, आपका कोई रिश्तेदार फैक्ट्री में है तो आपको जॉब मिल जाएगी, अन्यथा जॉब मिलने का कोई चांस नहीं था। जॉबलेस वर्कर स्टूडेंट्स अपनी नाइट कहाँ पे गुजारते थे, रात कहाँ पे गुजारते थे, ब्रिजेज, पुलों के नीचे, नाइट शेल्टर, रैन बसेरों में, और नाइट रिफ्यूज जो आपके रात के दौरान, रात को स्टूडेंट्स आपके रहने के लिए जो आपके है ना शरण बनाई गई थी, या कोई ना कोई शेल्टर बनाए गए थे प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, या कैजुअल वार्ड्स भी होते थे वर्कर के रहने के लिए, उनको पुअर लॉ अथॉरिटी बनाती थी। तो ये जगह थी स्टूडेंट्स वर्कर्स के रहने की। जैसे नाइट शेल्टर में रहते थे, नाइट रिफ्यूज में रहते थे, और नाइट रिफ्यूज को कौन बनाते थे, प्राइवेट इंडिविजुअल, और कुछ कैजुअल वार्ड भी होते थे वर्कर को रहने के लिए, और कैजुअल वार्ड को बनाता था स्टूडेंट आपके पुअर लॉ अथॉरिटी। वर्कर की कंडीशन आपके ऑफ सीजन, ऑफ सीजन कौन सा होता है स्टूडेंट, जब काम नहीं होता उसको बोलते हैं ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में वर्कर की क्या कंडीशन थी स्टूडेंट, वो स्ट्रीट में गलियों में आ जाते थे बेचारे दोबारा से, क्योंकि है ना काम नहीं होता तो आपके गलियों में घूमते थे वो। और वो कुछ वर्कर है ना अपने कंट्री साइड गाँव में चले जाते थे, क्योंकि है ना उनको वहाँ पे एग्रीकल्चर में लेबर मिल जाता था, मजदूरी मिल जाती थी। और कुछ वर्कर स्टूडेंट ऑड जॉब करने लग जाते थे, जो मिड 19th सेंचुरी में ऑड जॉब करना भी बहुत ही मुश्किल था। ऑड जॉब होता स्टूडेंट, आप कोई भी कभी कोई काम करने लग जाओ, कभी कोई काम करने लग जाओ, उसको बोलते हैं ऑड जॉब। तो देख सकते हैं स्टूडेंट काम नहीं मिलने के दौरान वर्कर का क्या हाल होता था, गलियों में घूमना, अपने गाँव में वापस जाना, एग्रीकल्चर में जाकर के अपने गाँव में लेबर करना, ऑड जॉब करना, कोई भी काम कर लेना। वेज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर, देखते हैं स्टूडेंट आपके फैक्ट्री आने के बाद वर्कर की मजदूरियाँ और उनका एम्प्लॉयमेंट मीन्स उनके रोजगार का क्या हाल था। वेजेस इंक्रीज हो गई स्टूडेंट 19th सेंचुरी के अंदर, लेकिन है ना वर्कर का वेलफेयर नहीं होता। हालांकि वर्कर की वेज बढ़ जाती हैं स्टूडेंट, मजदूरियां बढ़ जाती हैं वर्कर की 19th सेंचुरी में, लेकिन उससे वर्कर का कोई भला नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि वर्कर की है ना आपके अर्निंग की रियल वैल्यू गिर जाती है। क्या रीजन होता है स्टूडेंट, क्योंकि नेपोलियन वार के दौरान है ना चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं,
और स्टूडेंट्स अब वर्कर को ना सेम सैलरी में कम गुड्स खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि वर्कर की सैलरी बढ़ गई तो उसके साथ साथ है ना नेपोलियनिक वार के दौरान चीज़ों के प्राइस बढ़ गए तो वर्कर को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सैलरी बढ़ने के साथ प्राइस बढ़ गए तो है ना क्या हुआ, उनको नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनको है ना ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। अब आपके कोई भी चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा प्राइस देना पड़ता था। वर्कर की इनकम स्टूडेंट आपके एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती थी, क्योंकि वर्कर को अगर पूरा साल एम्प्लॉयमेंट मिलता तो उनको अच्छी इनकम होती, लेकिन कई बार है ना एम्प्लॉयमेंट अनिश्चित होता था, कभी मिल जाता था कभी नहीं मिल जाता था। बेस्ट टाइम होता है ना स्टूडेंट जब आपके है ना पूरा काम होता था मार्केट के अंदर या पूरी फैक्ट्री थी, तो मिड 19th सेंचुरी में बेस्ट टाइम के दौरान भी 10% पॉपुलेशन बहुत ही गरीब थी। क्यों गरीब थी स्टूडेंट? क्योंकि काम नहीं था आपके, इस वजह से भी जब आपके काम का पूरा बेस्ट सीजन होता था उस टाइम भी 10% पॉपुलेशन गरीब थी, क्योंकि 10% पॉपुलेशन के पास काम नहीं था। ये हाल था मीन्स आपके मिड 19th सेंचुरी के इंग्लैंड का। इकोनॉमिक स्लम्प आया स्टूडेंट, इकोनॉमिक जो आपके है ना डिप्रेशन या मंदी आई 1830 में, उसके दौरान है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इंग्लैंड में, 35 से 75% लोग बेरोजगार हो गए। अटैक ऑन स्पिनिंग जेनी मशीन स्टूडेंट, आपके स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि स्पिनिंग जेनी मशीन कब आई, शुरुआत में ही मैंने न्यू वर्ड्स में बता दिया था आपको। तो कुछ जब स्पिनिंग जेनी मशीन आई स्टूडेंट तो कुछ वर्कर का रोजगार छिन गया, उन्होंने स्पिनिंग जेनी के ऊपर अटैक कर दिया। स्टूडेंट सबसे पहले स्पिनिंग जेनी मशीन वूलन इंडस्ट्री में आई, और जो विमेन हाथ से काम करती थी उन हाथ से काम करने वाली महिलाओं का रोजगार छीन लिया स्टूडेंट स्पिनिंग जेनी मशीन ने। तो महिलाओं ने है ना गुस्से में आकर के स्पिनिंग जेनी मशीन पे अटैक कर दिया, क्योंकि स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनका रोजगार छीन लिया। और काफ़ी लंबे टाइम तक है ना ये चलता रहा सिलसिला स्पिनिंग जेनी मशीन पे अटैक करने का, क्योंकि उनको है ना अपने एम्प्लॉयमेंट का, अपने रोजगार का डर था स्टूडेंट, इसी वजह से उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पे अटैक किया। स्टूडेंट वर्कर लाइफ 1840 के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई स्टूडेंट, मतलब आपके रोजगार बढ़ गए 1840 के अंदर, और जॉब आगे स्टूडेंट रोड्स में, रेलवे में, कैनाल में, तो वर्कर के लिए अच्छे थे 1840 के दिन, क्योंकि है ना उस टाइम आपके जॉब बढ़ गई वर्कर के लिए। 1840s में स्टूडेंट्स देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कितनी जॉब बढ़ गई। तो 1840s का जो आपके दौर था वो वर्कर के लिए बहुत ही अच्छा था। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्टूडेंट 1840 में जॉब डबल हो गई, और अगले 30 सालों में और डबल हो गई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। ड्राइंग स्टूडेंट, एक ड्राइंग मतलब आपके है ना एक पिक्चर बनाई गई है स्पिनिंग जेनी, ये ड्राइंग बनाई है आपके टी.ई. निकोलसन ने 1835 में। 1850 से स्टूडेंट आपके रेलवे स्टेशन बनने लग गए थे पूरे लंदन में। एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अभी स्टूडेंट हमने इंग्लैंड के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हम इंडिया पे आ गए हैं। इंडिया का देखते हैं कि आपके इंडियन टेक्सटाइल की एज। एक टाइम ऐसा था स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में इंडियन टेक्सटाइल का, भारतीय कपड़े का दबदबा था, उसी टाइम को बोलते हैं एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। स्टूडेंट इंडिया में लैंड रूट्स के द्वारा, देखिए लैंड रूट्स के द्वारा किस तरीके से इंडियन कपड़ा दूसरे देशों में जाता था। स्टूडेंट्स बिफोर इंडस्ट्रीज, इंडिया में इंडस्ट्री के आने से पहले इंडिया के सिल्क और गुड्स की डिमांड, स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री आने से पहले, वर्ल्ड मार्केट में इंडिया के सिल्क और कॉटन के कपड़ों का डोमिनेंट था, मीन्स आपके उनका दबदबा था। तो इंडिया का सिल्क और आपके ना कॉटन का कपड़ा काफ़ी वर्ल्ड मार्केट में फेमस था। अदर कंट्रीज प्रोड्यूस, दूसरी कंट्री में स्टूडेंट्स आपके मोटा कपड़ा बनता था, लेकिन इंडिया का कपड़ा बड़ा शानदार और आपके अच्छी क्वालिटी का था। इसी वजह से आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले इंडियन कपड़े की मीन्स सिल्क और वूल के कपड़े, सिल्क और कॉटन के कपड़े की वर्ल्ड मार्केट में डिमांड थी। स्टूडेंट्स इंडिया में देखिए कौन लोग आते थे कपड़ा लेने के लिए, अर्मेनियन और पर्जियन मर्चेंट आते थे। अर्मेनिया के और आपके पर्जिया ईरान को बोलते हैं स्टूडेंट, और अर्मेनिया भी एक आपके वेस्ट एशिया का कंट्री है। तो अर्मेनियन और पर्जियन मर्चेंट आते थे इंडिया में स्टूडेंट गुड लेने के लिए अफगानिस्तान, और फिर वो गुड लेके जाते थे पंजाब से अफगानिस्तान से ईस्टर्न पर्शिया मीन्स ईस्टर्न ईरान, और फिर जाते थे वो सेंट्रल एशिया ले जाते थे उन गुड्स को। स्टूडेंट्स वो है ना गुड्स को ले जाते थे कैमल की बैक के ऊपर, ऊँटों की आपके पीठ के ऊपर लाद के ले जाते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से। ये सारा पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, इसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर बोलते हैं स्टूडेंट, और वहीं से वो लेके जाते थे, पता आपको पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, वहाँ से जाते थे। और माउंटेन पासिज होते हैं स्टूडेंट, माउंटेन के बीच में जो रास्ते होते थे उनसे गुजर के जाते थे वो डेजर्ट से। तो इस तरीके से आपके ना लैंड रूट से भी इंडिया से बहुत सी चीज़ें जाती थी। अब देखते हैं स्टूडेंट आपके ओल्ड टाइम में इंडियन कपड़ा सी रूट से कैसे जाता था। स्टूडेंट आपके सी रूट में है ना आपके तीन आपके जो मीन्स कोस्ट हैं, तीन जो कोस्ट नहीं, जो तीन पोर्ट हैं उनका बड़ा नाम आता, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली। तो इंडिया में सी रूट के थ्रू जो व्यापार होता था वो तीन पोर्ट से होता था, एक तो सूरत से, एक हुगली से और एक मसूलीपट्टनम से। सूरत स्टूडेंट आपके गुजरात में लोकेटेड है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, और ये इंडिया को गल्फ और आपके रेड सी की कंट्री से जोड़ती थी, रेड सी की पोर्ट से जोड़ती थी। तो है ना सूरत है ना हमारी कंट्री
का है ना बहुत ही अच्छा सेंटर था ट्रेड का, और यहाँ से वेस्ट में ट्रेड होता था। गल्फ कंट्री जो आपके स्टूडेंट अरेबियन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इनको सभी को गल्फ कंट्री बोलते हैं, और रेड सी भी उसी साइड है हमारे वेस्ट में। तो गल्फ कंट्री और आपके रेड सी हमारे वेस्ट में है। तो हमारे वेस्ट में किस पोर्ट से ट्रेड होता था? सूरत से स्टूडेंट। मसूलीपट्टनम के बारे में बात करते हैं। मसूलीपट्टनम स्टूडेंट आपके कोरोमंडल कोस्ट में, आपके ईस्ट में थी। कोरोमंडल कोस्ट आपको पता है, आपके जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है उसका नीचे वाला पार्ट कोरोमंडल कोस्ट है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न सरकार है। तो मसूलीपट्टनम आज आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट, तो उस टाइम कोरोमंडल कोस्ट में थी ये, क्योंकि आंध्र प्रदेश कोरोमंडल कोस्ट में आता है। और हुगली वेस्ट बंगाल के बंगाल में थी स्टूडेंट। यहाँ से साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट तक व्यापार होता था। तो स्टूडेंट हम है ना सूरत से स्टूडेंट वेस्ट में जुड़े होते थे, मीन्स गल्फ और रेड सी की पोर्ट से, और ईस्ट में स्टूडेंट हम जुड़े होते थे मसूलीपट्टनम और हुगली से। किन कंट्रीज के साथ? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में। रोल ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बेकर, बैंकर होगा स्टूडेंट, ये बेकर नहीं होगा। इंडियन मर्चेंट का और स्टूडेंट आपके बैंकर का क्या रोल था? जो है ना हुगली, सूरत और मसूलीपट्टनम से ट्रेड होता था, या मतलब आपके लैंड रूट से पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड होता था। वो क्या करते थे स्टूडेंट? इंडियन बैंकर प्रोडक्शन को फाइनेंस करते थे, मीन्स जो भी प्रोडक्शन होता था उसके लिए पैसे देते थे, और गुड्स को कैरी करते थे और गुड्स की सप्लाई करते थे, मीन्स आपके एक्सपोर्टर को, मीन्स जो विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे ना, तो उनको वो गुड्स की सप्लाई करते थे। सप्लाई मर्चेंट, सप्लाई मर्चेंट कौन होते थे स्टूडेंट? सप्लाई मर्चेंट होते थे जो गुड्स की सप्लाई करते थे इंटरनल पार्ट से बंदरगाहों तक, उनको बोलते थे सप्लाई मर्चेंट। तो सप्लाई मर्चेंट है ना पोर्ट टाउन को इनलैंड पार्ट से जोड़ते थे कंट्री के, और उनको है ना और वो सप्लाई मर्चेंट स्टूडेंट वीवर्स को एडवांस में पैसे देते थे, उनसे है ना क्लॉथ बुनवाते थे और फिर उनको पोर्ट तक ले जाते थे। पोर्ट में स्टूडेंट है ना वो ब्रोकर की हेल्प लेते थे, और ब्रोकर है ना सप्लाई मर्चेंट को एक्सपोर्ट मर्चेंट के साथ में नेगोशिएट करवा देता था, उनका है ना सौदेबाजी उनकी करवा देता था। और स्टूडेंट है ना तो सप्लाई मर्चेंट ब्रोकर की हेल्प से अपना मीन्स आपके माल एक्सपोर्ट मर्चेंट को भेज देता था, और एक्सपोर्ट मर्चेंट स्टूडेंट ये है ना फिर विदेशों में भेज देता था। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है स्टूडेंट, बस इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ मैं। डिक्लाइन ऑफ इंडियन क्लॉथ एज, इंडियन कपड़े का जो युग था, मीन्स सूरत से हुगली से जो होता था व्यापार, वो डिक्लाइन हो जाता है, बाद में ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट। ये 1750 में डिक्लाइन होना शुरू होता है इंडियन कपड़े का जो युग था, ये इंडियन कपड़े का टाइम, क्योंकि यूरोपियन कंपनी इंडिया में पावर गेन कर लेती हैं, इस वजह से आपके इंडियन कपड़े का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है 1750 में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो यूरोपियन कंपनी थी उन्होंने कंसेशन लिए लोकल कोर्ट से। लोकल कोर्ट से कंसेशन का मतलब है कि उन्होंने जो लोकल राजा थे हमारे उनसे छूट ले ली, और फिर बाद में उन्होंने ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली गेन कर ली, एकाधिकार स्थापित कर लिया। पहले तो उन्होंने छोटी सी छूट ली थी, लेकिन बाद में फिर है ना उन्होंने पूरे ट्रेड पे ही अपना कब्जा कर लिया। सूरत और हुगली डिक्लाइन हो गए स्टूडेंट, क्योंकि ये इंडियन मर्चेंट के कंट्रोल में थे। और क्रेडिट ड्राइंग अप हो गया, मीन्स जो पैसा दिया जाता था, जो लोन देते थे इंडियन बैंकर और मर्चेंट प्रोडक्शन कराने के लिए वीवर को, वो सारा सूख गया और बैंकर बैंकरप्ट हो गए, मीन्स सब कुछ तबाह हो गया स्टूडेंट यूरोपियन कंपनी के आने के बाद में। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यूरोपियन कंपनीज आने के बाद में किस तरीके से सूरत से ट्रेड डिक्लाइन हो जाता है। 17th सेंचुरी में सूरत से जो ट्रेड होता था स्टूडेंट वो 16 मिलियन वैल्यू का था, लेकिन 1740s में सूरत से होने वाला ट्रेड सिर्फ 3 मिलियन वैल्यूज़ का रह गया स्टूडेंट। तो देख सकते हैं यूरोपियन कंपनीज आने के बाद में इंडियन जो पोर्ट थी आपके उनसे किस प्रकार से ट्रेड घट गया। तो सूरत और हुगली के डिक्लाइन के बाद स्टूडेंट्स नई बंदरगाहें ग्रू हो गई, और वो थी बॉम्बे और कलकत्ता। लेकिन इन बंदरगाहों के ऊपर इंडियन मर्चेंट्स का कंट्रोल नहीं था, यूरोपियन कंपनीज का कंट्रोल था। तो स्टूडेंट्स सूरत और हुगली का डिक्लाइन होना और बॉम्बे और कोलकाता का ग्रोथ होना, ये किस चीज़ का आपके साइन था? ये इंडिकेटर किस चीज़ का था? ये था कॉलोनियल पावर की ग्रोथ का, मीन्स आपके ब्रिटिश पावर या आपके ना ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रोथ का ये वो था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टूडेंट अपनी फैक्ट्री सूरत में 1611 में लगाई। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टूडेंट अपनी पावर को कब कंसोलिडेट करने लग जाती है, मीन्स उसकी पावर इंडिया में बढ़ जाती है 1760 में। वाई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डिड नॉट डिक्लाइन इनिशियली आफ्टर 1760। स्टूडेंट्स इंडिया में जब यूरोपियन कंपनी की पावर, यूरोपियन कंपनीज की पावर इंडिया में जब आपके काफ़ी कंसोलिडेट हो गई, मजबूत हो गई, मीन्स उन्होंने अपना सिक्का यहाँ पे जमा लिया 1760 के बाद, तो उस टाइम जब वो आई तो एकदम इंडियन कपड़े का इंटरनेशनल मार्केट में डिक्लाइन नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंडियन कपड़ा इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में एकदम जाना बंद नहीं हुआ। रीज़न क्या था कि उनके यूरोपियन कंपनीज के पावर में आने के बाद भी इंडिया में इंडियन कपड़े का इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा रहा। स्टूडेंट ब्रिटिश कॉटन
इंडस्ट्री थी जो अभी तक एक्सपेंड नहीं हुई थी। इसी वजह से इंडिया का कपड़ा ही जाता था ब्रिटेन में या वर्ल्ड मार्केट के अंदर। और इंडियन कपड़ा बड़ा फाइन था स्टूडेंट, और उसकी डिमांड बहुत थी यूरोप में। इस वजह से भी इंडियन कपड़े की डिमांड नहीं घटी, या उसका एक्सपोर्ट है ना विदेशों में या इंग्लैंड में नहीं घटा। यूरोपियन कंपनी के इंडिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के बाद में प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंपनी। शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट? अपनी पॉलिटिकल पावर उन्होंने कर्नाटक में स्टूडेंट 1770 में एस्टेब्लिश कर ली थी, और बंगाल में 1760 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद में। तो प्रॉब्लम क्या आई अपनी पावर कर्नाटक और बंगाल में एस्टेब्लिश करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को? एक तो स्टूडेंट उनको जो आपके गुड्स थी ना, उनकी रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही थी। रेगुलर सप्लाई क्यों नहीं मिल रही थी गुड्स की? क्योंकि इंडियन कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और इंडियन गुड्स की, स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी वर्ल्ड मार्केट में। और उसके है ना बहुत कस्टमर थे स्टूडेंट, क्योंकि है ना ब्रिटेन वाले ही अकेले नहीं थे इंडिया में जो गुड्स खरीदना चाहते थे, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, लोकल मर्चेंट भी खरीदना चाहते थे। तो है ना और बार्गेनिंग भी करते थे वीवर, और अच्छे मर्चेंट को, बेस्ट बायर को बेचते थे अपनी चीज़ें, हाई प्राइस पे बेचते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को माल क्यों नहीं मिल रहा था शुरुआत में? क्योंकि है ना इंडियन मर्चेंट, इंडियन जो आपके वीवर थे, अपना कपड़ा उसी को देते थे जो उनको बेस्ट दाम देता था। और इसके बाद में स्टूडेंट ये डिफ़िकल्टी थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि बहुत कस्टमर थे, वो अकेली कस्टमर नहीं थी इंडियन कपड़े की इंडिया में। एक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर। जब स्टूडेंट इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर गेन कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बंगाल में 1760 में और कर्नाटका में 1770 में, तो उसने क्या क्या एक्शन लिए स्टूडेंट? उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि उसने कंपटीशन खत्म कर दिया, कि उसी को सारी चीज़ें मिले, उसी को इंडियन वीवर कपड़ा बेचें, उसी को मसाले मिले, उसी को दूसरी गुड्स मिले। तो स्टूडेंट्स है ना, उसने अपनी पावर, पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन की, तो पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद उन्होंने कंपटीशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और सारी की सारी कीमत अपने अंडर में कर ली, अपने कंट्रोल में कर ली, और कॉटन और गुड्स की रेगुलर सप्लाई उन्होंने इंश्योर कर ली। असर्ट ए मोनोपोली राइट टू ट्रेड। और स्टूडेंट्स उन्होंने है ना ट्रेड के ऊपर है ना अपनी मोनोपोली गेन कर ली, मीन्स एकाधिकार जमा लिया उन्होंने ट्रेड के ऊपर। और जो भी ट्रेडर और ब्रोकर थे ना, जो आपके इंडियन मर्चेंट्स के टाइम में काम करते थे, उन सभी ट्रेडर और ब्रोकर को उन्होंने ख़त्म कर दिया, मीन्स आपके। और उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया वीवर के ऊपर, ट्रेडर को, ब्रोकर को, इंडियन मर्चेंट को, सभी को खत्म कर लिया। इस तरीके से उन्होंने मीन्स आपके अपनी कपड़े की रेगुलर सप्लाई इंश्योर की, मीन्स उन्होंने इंडिया से इस तरीके से कपड़ा लिया, क्योंकि उन्होंने सभी को खत्म कर दिया, कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया, मीन्स ट्रेड के ऊपर एक अधिकार ले लिया, ट्रेडर को, इंडियन ब्रोकर को, बैंकर को, सभी को खत्म कर दिया, और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और स्टूडेंट सबसे मेन काम ये कि उन्होंने गुमास्ते लगा दिए। गुमास्ते क्या होते थे? पेड सर्वेंट होते थे। किसके? ये क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो है ना क्या करते थे, वीवर्स को सुपरवाइज करते थे, क्लॉथ उनसे कलेक्ट करते थे, और क्वालिटी को भी वो एग्जामाइन करते थे। और वीवर्स प्रिवेंटेड वीवर फ्रॉम डीलिंग विद अनदर बायर, कि वीवर है ना दूसरे बायर के साथ में डीलिंग ना कर सके और उनको कपड़ा ना बेच के, तो उन्होंने वीवर को पहले एडवांस देनी शुरू कर दी, उनको लोन देने शुरू कर दिए। तो ये इस तरीके से उन्होंने इंडिया में कंट्रोल किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट आपके गुमास्ता का, कि वीवर पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने गुमास्तों को नियुक्त किया। रीजन्स फॉर डिक्लाइनिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। स्टूडेंट इंडिया का कपड़ा इंग्लैंड में जाना बंद हो गया, उसके डिक्लाइनिंग होने के पीछे रीजन क्या थे स्टूडेंट? पहला रीजन था कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्री आई, तो इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मीन्स बिजनेसमैन थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, और ताकि है ना मैनचेस्टर की गुड ब्रिटेन बिना किसी कंपटीशन के बेच के अपनी कंट्री में। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर में आकर के इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, मीन्स इंडिया से आने वाले कपड़े के ऊपर टैक्स लगा दिया, और इंग्लैंड में इंडिया की गुड्स जानी बंद हो गई, और वहाँ पे सिर्फ मैनचेस्टर की ही गुड बिकने लगी। एट द सेम टाइम, उसी टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी नेगोशिएशन कर ली, क्योंकि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बैठे थे, उनके साथ उन्होंने बात कर ली, और ये कहा कि आप हमारे को इंडियन कपड़े को, आप हमारे को है ना हमारे कपड़े को इंडिया में बेचने की अनुमति दे दो। तो स्टूडेंट्स इंग्लैंड में है ना इंडिया का कपड़ा जाना बंद हो गया, और मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया में आना शुरू हो गया। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मैनचेस्टर इंडिया में आ गया, मीन्स मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया में आ गया। स्टूडेंट्स ब्रिटिश गुड्स का एक्सपोर्ट आपके अर्ली 19 सेंचुरी में हमारी कंट्री में बढ़ गया, मीन्स हमारी कंट्री में ब्रिटिश गुड्स की बाढ़ आ गई, उल्टी धारा बह गई। पहले हमारी जाती थी वहाँ पे गुड्स, लेकिन फिर है ना उनकी गुड्स यहाँ पे आने लगी, क्योंकि उन्होंने हमारे कपड़े के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया। 18th सेंचुरी के एंड में स्टूडेंट्स बहुत ही कम इंडिया में ब्रिटेन का कपड़ा बहुत ही कम आता था, लेकिन 1850 के अंदर देखिए 30% आने लग गया
इंडिया में इंपोर्ट 31% होने लग गया इंग्लैंड का। फिर 1870 के अंदर आपके 50% होने लग गया। टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन वीवर आफ्टर द कमिंग ऑफ मैनचेस्टर गुड्स। स्टूडेंट्स, जब मैनचेस्टर की गुड्स इंडिया में आई तो इंडियन वीवर को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंडियन वीवर कपड़ा बनाते थे, वो इंग्लैंड में जाता था पहले, लेकिन वो कपड़ा जाना बंद हो गया। और इसके साथ साथ ना मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया में आना बंद हो गया, बाहर जाना भी उनका कपड़ा बंद हो गया। और इंडिया में मैनचेस्टर की चीज़ें आ गई तो उनकी है ना बाहर वाली मार्केट भी खत्म होगी और इंडिया वाली मार्केट भी खत्म होगी। उनकी आपके जो है ना मार्केट, जो होम मार्केट थी वो कोलैप्स हो गई, और लोकल मार्केट भी है ना एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गई। एक्सपोर्ट मार्केट स्टूडेंट मीन आपके जो इंग्लैंड वाली मार्केट थी ना, जहाँ पे कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, वो मार्केट उनकी खत्म होगी वीवर की। और उसके साथ साथ है ना लोकल मार्केट में भी वो अपना कपड़ा नहीं बेच सकते थे, क्योंकि वहाँ पे हमारी लोकल मार्केट में क्या आ गया, मैनचेस्टर का माल आ गया। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, तो वो कहीं कहीं नहीं रहे वीवर। वाई इंडियन वीवर्स वर अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्टेड क्लॉथ। स्टूडेंट, जो इंग्लैंड से इम्पोर्टेड क्लॉथ आता था, मैनचेस्टर का मशीनी कपड़ा आता था, उसके साथ इंडियन वीवर कम्पीट करने में अनेबल क्यों थे, उसके साथ वो कंपटीशन क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि स्टूडेंट्स ये कपड़ा मशीनों का बना होता था, बहुत ही सस्ता होता था, और इंडियन कपड़ा अच्छा होता था, हाथ का बना होता था, और वो महंगा होता था, लेकिन लोग सस्ता खरीदते थे, गरीब लोग, और वो मैनचेस्टर का कपड़ा खरीदते थे। तो इंडिया के अंदर इंडिया का कपड़ा या इंडियन वीवर का कपड़ा बिकना बंद हो गया, और है ना इंग्लैंड का कपड़ा यहाँ पे बिकने लग गया। 1850s के अंदर है ना मैनी वीविंग रीजन डिक्लाइन हो गए। वीविंग रीजन कौन से होते थे स्टूडेंट? जिनमें आपके वीवर कपड़ा बनाते थे, वो सारे के सारे वीविंग रीजन जहाँ पे वीवर अपना कपड़ा बनाते थे वो डिक्लाइन हो गए। प्रॉब्लम्स फॉर वीवर्स ड्यूरिंग 1860। स्टूडेंट, 1860 में वीवर को क्या प्रॉब्लम हुई? दे कुड नॉट गेट सुफिशिएंट सप्लाई ऑफ रा कॉटन। अब उनको कच्चा माल मिलना भी बंद हो गया स्टूडेंट। तो वीवर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई जब उनका माल इंग्लैंड में जाना बंद हो गया और मैनचेस्टर का माल इंडिया में आ गया। तो है ना उनको रा कॉटन भी नहीं मिलता था स्टूडेंट, कच्ची कपास भी नहीं मिलती थी वीविंग करने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, क्योंकि सारी की सारी कपास कहाँ पे जाने लग गई? इंग्लैंड के अंदर। अमेरिकन सिविल वार हुआ स्टूडेंट, तो है ना इंग्लैंड में अमेरिका से कपास आनी बंद हो गई, तो ब्रिटेन ने है ना कहाँ से कपास लेनी शुरू कर दी? इंडिया से। तो इस तरीके से है ना वो कपास सारी ब्रिटेन में जाती थी और इंडियन वीवर को कपास नहीं मिलती थी अपना कपड़ा वीविंग करने के लिए। इससे क्या हो गया? राट कॉटन के प्राइस बढ़ गए और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया उसका, क्योंकि इंग्लैंड में सारी क्या जाने लग गई? कॉटन जाने लग गई। और उनको उससे किस चीज़ को प्रॉब्लम हुई? किसको प्रॉब्लम हुई? वीवर्स को। प्रॉब्लम फॉर वीवर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। स्टूडेंट, 19th सेंचुरी में वीवर को क्या प्रॉब्लम हुई? 19th सेंचुरी में वीवर को ये प्रॉब्लम हुई कि इंडिया में भी फैक्ट्री आने लग गई, इंडियन लोग भी फैक्ट्री लगाने लग गए, और उनके लिए मशीन मेड गुड्स बनाते थे, वो भी इंडियन फैक्ट्री वाले। तो है ना ये वीवर की प्रॉब्लम है स्टूडेंट। एक बार फिर रिकैप्चुलेट कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुई। एक तो मैनचेस्टर का माल इंडिया में आने लग गया, एक एक्सपोर्ट उनका माल होना बंद हो गया। इसके साथ साथ है ना स्टूडेंट्स आपके वीवर की होम मार्केट कोलैप्स हो गई, उनको कच्चा माल मिलना बंद हो गया, और इंडिया में भी इंडस्ट्री लग गई। तो ये प्रॉब्लम हुई वीवर्स। बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू एज ट्रेडिंग पोर्ट्स फ्रॉम 1780। स्टूडेंट, बॉम्बे और कलकत्ता ट्रेडिंग पोर्ट्स के रूप में 1780 में ग्रू हुई। उसके साथ साथ में स्टूडेंट मार्केट दिस मार्क द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग ऑर्डर एंड ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। स्टूडेंट, बॉम्बे और कोलकाता का ग्रू होना एक ट्रेडिंग पोर्ट्स के रूप में 1780 में, वो क्या था कि ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट डिक्लाइन होगी, जैसे सूरत और हुगली जैसी, और आपके कॉलोनियल इकोनॉमी हमारी कंट्री में ग्रो हो गई, मीन्स अंग्रेजों की पावर आ गई। एमरजेंस ऑफ फैक्ट्रीज इनटू इंडिया। स्टूडेंट, इंडिया में फैक्ट्री किस तरीके से आती हैं? देखिए, बॉम्बे के अंदर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से इस पेज से, तो ध्यान रखें इसके ऊपर। तो इंडिया में देखिए फैक्ट्री आने शुरू हो जाती हैं। बॉम्बे के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री आती है स्टूडेंट आपके, वो आती है 1854 में। ये कॉटन मिल लगी थी सबसे पहले बॉम्बे में, और बॉम्बे में इस जो कॉटन मिल लगी 1854 में लगी, उसमें प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, आपके माल बनना शुरू हुआ 1856 में। और 1862 में बॉम्बे में 4 मिल काम करती थी, जिनमें 94,000 स्पिंडल काम करते थे और 2,150 लूम काम करते थे। बंगाल के अंदर पहली जूट मिल स्टूडेंट 1855 में लगी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकंड जूट मिल बंगाल में 1862 में लगी, 7 साल के बाद। कानपुर में पहली जो आपके एल्गिन मिल थी, एल्गिन भी स्टूडेंट एक कॉटन जैसा ही रेशा होता है, तो वो लगी 1860 में। अहमदाबाद में पहली मिल लगी 1861 में। मद्रास में लगी 1874 में स्पिनिंग और वीविंग मिल। रोल ऑफ इंडियन इन द ओपियम ट्रेड। स्टूडेंट, ब्रिटिश लोग इंडिया से ओपियम भेजते थे, अफीम भेजते थे, तो उसमें इंडियन लोगों का क्या रोल था? ब्रिटेन ने इंडिया से स्टूडेंट्स क्या ओपियम एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी इंडिया से, और वो ओपियम भेजता था इंडिया से चाइना में, और चाइना से उस ओपियम के बदले लेता था वो चाय, और उस चाय को भेजता था वो इंग्लैंड में। तो स्टूडेंट्स टुक फ्रॉम टी टू चाइना टू इंग्लैंड, ये हो गया हमारा। मैनी इंडियन बिकम जूनियर प्लेयर। तो स्टूडेंट, इंडियन ब्रिटिश लोग इंडिया से चाइना में
जो ओपियम भेजते थे, अफीम भेजते थे, और उस अफीम से फिर वो चाय खरीदते थे चाइना में, और उस चाय को वो भेजते थे इंग्लैंड में। तो स्टूडेंट ब्रिटिश लोग इंडिया से जो ओपियम भेजते थे चाइना में, अफीम भेजते थे, उसमें कुछ है ना इंडियन लोग जूनियर प्लेयर की भूमिका निभा रहे थे। मीन्स वो इस ट्रेड में ब्रिटिश लोगों की हेल्प कर रहे थे, और वो स्टूडेंट फाइनेंस करते थे ट्रेड को, ओपियम ट्रेड को। मीन्स पैसा देते थे, सप्लाई को भी वो सुनिश्चित कराते थे, प्रोक्योर करवाते थे, और है ना जहाज़ों में सप्लाई को भेजते थे। और उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट इनसे मनी कमाई, और मनी कमा करके खुद इंडस्ट्री लगाई। तो कुछ इंडियन लोगों ने इंडस्ट्री कैसे लगाई? ब्रिटेन की चाइना के साथ ट्रेड में हेल्प की, उन्होंने पैसा कमाया, और फिर उस पैसे से उन्होंने अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाई। अर्ली एंटरप्रेन्योर, इंडिया के शुरुआती बिजनेसमैन कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। ये एक बंगाली बिजनेसमैन से, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट इस पेज से। वो बिलीव करते थे कि द इंडिया को डेवलपमेंट करना है तो उसको वेस्टर्नाइज होना पड़ेगा, वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा जैसे इंग्लैंड अमेरिका को, और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इंडिया को वेस्टर्नाइजेशन करने के में और उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में किसका बिलीव था? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर एक बंगाली बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपना फॉर्चून, अपना भाग्य किसके साथ ट्रेड में कमाया? चाइना के साथ ट्रेड में। मीन्स फॉर्चून को भाग्य भी कह देंगे या आपके पैसा भी कह देंगे। तो उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड में पैसा कमाया। उन्होंने शिपिंग, जहाज़ों के बिजनेस में, शिप बिल्डिंग, जहाज़ बनाने की फैक्ट्री में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। माइनिंग में, बैंकिंग में, प्लांटेशन में, इंश्योरेंस जो बीमा वगैरह होता है उसमें उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मीन्स आपके एक दूसरे से ज्वाइंट 6 कंपनी उन्होंने लगाई 1830 और आपके 1840 में। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। हिज एंटरप्रेन्योर संक ड्यूरिंग बिजनेस क्राइसिस, 1840 में स्टूडेंट्स बिजनेस संकट आ गया तो आपके उसका बिजनेस डूब गया। किसका? द्वारकानाथ टैगोर का। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके डिंसा पैटिट और जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा के बारे में। स्टूडेंट डिंसा पैटिट और आपके जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा दोनों बॉम्बे के बिजनेसमैन थे। इन्होंने भी चाइना के साथ पैसा कमाया था, मीन्स आपके ट्रेड करके, और रॉ शिपमेंट भी भेजते थे इंग्लैंड में। तो इन्होंने दोनों ने स्टूडेंट्स डिंसा पैटिट और आपके जमशेदजी टाटा, नुसरवानजी टाटा ने पैसा कहाँ से कमाया? चाइना के साथ ट्रेड में भी, और इंग्लैंड को रॉ कॉटन भेज के भी इन्होंने पैसा कमाया। ये पेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अभी हम अगले बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं। इंडिया के जो शुरुआती बिजनेसमैन थे उनका नाम था सेठ हुकुमचंद। ये मारवाड़ी बिजनेसमैन थे स्टूडेंट। इन्होंने इंडिया में पहली इंडियन जूट मिल लगाई। वैसे तो पहली जूट मिल ब्रिटिश ने लगाई थी 1855 में, लेकिन यदि कोई इंडियन था जिसने पहली जूट मिल लगाई वो था स्टूडेंट आपके सेठ मारवाड़ी हुकुमचंद। ये मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। इन्होंने कलकत्ता में पहली इंडियन जूट मिल लगाई 1917 में। इन्होंने चाइना के साथ भी ट्रेड किया स्टूडेंट्स। जी डी बिड़ला ने भी स्टूडेंट चाइना के साथ ट्रेड किया था। जमशेदजी जीजीभॉय, ये कहना पारसी वीवर के बेटे थे। इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड में पैसा कमाया, और उसके साथ इन्होंने शिपिंग भी की। मीन्स आपके अपने जहाज भी थे इनके पास में एक लार्ज फ्लीट था शिप्स का स्टूडेंट्स। मीन्स आपके जहाज़ों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था या बेड़ा था। 1850 में स्टूडेंट्स इनको अपने सारे जहाज़ बेचने पड़े क्योंकि है ना अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ और इंग्लिश बिजनेसमैन के साथ इनका कंपटीशन हो गया। मर्चेंट्स ऑफ मद्रास के मर्चेंट स्टूडेंट आपके वो भी उभरे, आपके वो भी शुरुआती बिजनेसमैन थे इंडिया के स्टूडेंट्स। उन्होंने पैसा कैसे कमाया? मद्रास के मर्चेंट्स ने, वो बर्मा के साथ ट्रेड करते थे। इसके साथ साथ कुछ दूसरे ट्रेडर भी थे जो मिडल ईस्ट, जैसे आपके स्टूडेंट ये आपके अरेबियन कंट्री है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इनको मिडल ईस्ट की कंट्री बोलते हैं। तो कुछ दूसरे बिजनेसमैन ने मिडल ईस्ट की कंट्री के साथ और ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड में पैसा कमाया। मद्रास वालों ने कमाया बर्मा के साथ, और दूसरों ने कमाया मिडल ईस्ट और आपके ईस्ट अफ्रीका के साथ। अदर कमर्शियल ग्रुप इंडिया के, और कुछ दूसरे कमर्शियल ग्रुप, कुछ दूसरे बिजनेसमैन भी शुरुआत में उभरे स्टूडेंट। वो इन्वॉल्व नहीं था, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते थे जैसे आपके सेठ मारवाड़ी हुकुमचंद जैसे लोग डायरेक्टली ट्रेड करते थे। लेकिन ये लोग है ना आपके सीधे ट्रेड नहीं करते थे, ये ट्रेड को है ना आपके हेल्प करते थे। जैसे इंडिया में ही काम करते थे और गुड्स को है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। बैंकिंग मनी देते थे और मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे। फंड इकट्ठा पैसा होता स्टूडेंट आपके संचित पैसा, उसको ही भेजते थे और है ना आपके ट्रेड को फाइनेंस करते थे सिटी में। तो इस तरीके से करते थे, इनमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। एट लास्ट दे वर सेटअप देयर फैक्ट्री, उन्होंने भी आपके पहले वाले बिजनेसमैन की तरह जब उनके पास भी पैसा हो गया इस ट्रेड के थ्रू, इंटरनल ट्रेड के थ्रू, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री लगा ली। इंडियन मर्चेंट्स आफ्टर कॉलोनियल कंट्रोल, स्टूडेंट जब आपके कॉलोनियल कंट्रोल इंडिया में हो गया, ब्रिटिश लोग इंडिया में आ गए, तो इंडियन मर्चेंट्स का क्या हाल हुआ? दे वर बैरिड फ्रॉम ट्रेडिंग यूरोप विद यूरोप के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे स्टूडेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। मीन्स अपनी बनाई भी नहीं चीज़ें वो आपके यूरोप में नहीं बेच सकते थे क्योंकि यूरोपियन लोगों ने उनको रोक दिया।
दे हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल। स्टूडेंट वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करते थे, जैसे रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, जिन चीज़ों की आपके स्टूडेंट ब्रिटेन को जरूरत होती थी। और मीन्स और वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते थे, और उनके सारी चीज़ों पर एक्सपोर्ट करने पर ब्रिटिश लोगों ने बैन लगा दिया। वो यूरोप के साथ तो ट्रेड कर ही नहीं सकते थे, लेकिन सिर्फ है ना वो क्या करते थे स्टूडेंट, रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, ये चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटेन को इन चीज़ों की जरूरत होती थी। तो ध्यान रखें, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दे वर आल्सो एज्ड आउट टू द शिपिंग बिजनेस। उनको शिपिंग बिजनेस, जैसे आपके इनके जहाज थे जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा के, और दूसरे बिजनेसमैन के, सेठ मारवाड़ी हुकुमचंद के, इनके खुद के जहाज थे, उनके है ना जहाज के बिजनेस से भी वो एज्ड आउट हो गए, बाहर हो गए ब्रिटिश लोगों के आने के बाद। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया 1912 में स्टूडेंट जे एन टाटा ने, जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा ने इंडिया की पहली आयरन और स्टील कंपनी लगाई। वैसे तो ये 1907 में लगाई गई थी, लेकिन स्टूडेंट इसमें प्रोडक्शन 1912 में हुआ। इसको जे एन टाटा ने लगाया, जमशेदपुर झारखंड में लगाया, और सुवर्ण रेखा और ककराई रिवर के किनारे इसको लगाया। साक्षी नाम की जगह पे इसको लगाया गया था। आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के से पहले ही आ चुकी थी। स्टार्टेड मच लेटर, बाद में आई स्टूडेंट, सॉरी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री पहले इंडिया में टेक्सटाइल आई इंडस्ट्री, उसके बाद में फिर क्या आई, आयरन और स्टील इंडस्ट्री आई। कॉलोनियल इंडिया इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड लोकोमोटिव वर मोस्टली इंपोर्टेड। स्टूडेंट कॉलोनियल इंडिया में मीन्स जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, आती थी, मशीनरी आती थी, रेलवे, लोकोमोटिव, रेल के डिब्बे आते थे। उसके साथ साथ में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कुड नॉट रियली डेवलप टिल इंडिपेंडेंस। आज़ादी तक हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स मीन्स जिन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपिटल पैसा लगता था वो डेवलप नहीं हुई थी। ये पेज भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी मीन स्टूडेंट्स जो एजेंसी इंडिया में इंडस्ट्रीज को मैनेज करती थी उसको बोलते थे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। इंडियन इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा सेक्टर ये कंट्रोल करती थी, मीन्स इंडियन इंडस्ट्री को कंट्रोल करती थी कौन, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी के स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हैं बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। इंडियन लोग इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी को पैसा देते थे स्टूडेंट, और ये तभी उस पैसे को इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती थी। मीन्स इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी को इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा कहाँ से मिलता था, कैपिटल कहाँ से आती थी, इंडियन लोगों से। लेकिन डिसीजन जितने भी होते थे स्टूडेंट बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे डिसीजन ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी ही लेती थी। इंडियन लोगों को इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी में डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। और तो और स्टूडेंट इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी के अपने खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते थे, मीन्स अपनी ये खुद की एक छोटा सा हेडक्वार्टर या संस्था बना लेते थे, जिस हेडक्वार्टर में ये अपने हितों के बारे में बात करते थे। तो उन यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंडियन लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। इंक्रीजिंग डाटा ऑफ वर्कर इन द इंडियन इंडस्ट्री। देखिए स्टूडेंट, इंडियन इंडस्ट्री में 1901 में 5,84,000 वर्कर्स थे, 1946 में 24,36,000 वर्कर हो गए। वर्कर कहाँ से आते थे, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैंने जितने बताए हैं उनको ध्यान से करना। वेयर डिड वर्कर्स कम्स फ्रॉम। स्टूडेंट 50, जो हम बॉम्बे की कॉटन मिल की बात करते हैं तो बॉम्बे की कॉटन मिल में 50% वर्कर 1911 में पास के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट बाल गंगाधर तिलक का जन्म भी हुआ है, ये महाराष्ट्र में है। कानपुर की मिल में स्टूडेंट वर्कर है ना कानपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव से आते थे। और यूनाइटेड प्रोविंस के वर्कर मीन्स उत्तर प्रदेश के वर्कर बहुत ही दूर दूर तक जाते थे बॉम्बे की कॉटन मिलों में, और है ना कलकत्ता की जूट मिलों में वो जाते थे। जॉबर देखते हैं स्टूडेंट, इंडस्ट्री में जॉब दिलाने वाला आदमी उसको बोलते थे जॉबर। एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। स्टूडेंट जॉबर है ना इंडस्ट्री के मालिक एक आदमी को एम्प्लॉयड करते थे कि है ना वो नए आदमियों को काम के लिए भर्ती करे। मीन्स इंडस्ट्री के मालिक एक जॉबर को अपॉइंट करते थे और वो जॉबर फिर है ना आपके नए आदमियों को फैक्ट्री में रिक्रूट करता था, मीन्स भर्ती करता था नए जॉबर को, वो मीन्स नए वर्कर को काम दिलाता था। तो इंडस्ट्री में काम वर्कर को कौन दिलाता था स्टूडेंट, जॉबर। तो जॉबर एक बहुत ही ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर होता था, मीन्स इंडस्ट्री के मालिक उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। वो अपने गांव से लोगों को लेके आता था, उनको जॉब दिलाता था और उस शहर में उनको है ना सेटल करने में भी उनकी हेल्प करता था, मीन्स उनको रूम वगैरह दिलाता था। और जब उनको क्राइसिस संकट होता था तो मनी के थ्रू वो उनकी हेल्प भी करता था। जॉबर स्टूडेंट एक अथॉरिटी वाला और पावर वाला मीन्स अधिकार वाला और ताकत वाला आदमी था, क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर थी। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उसको पावर दे रखी थी, वो नए नए लोगों को भर्ती करता था। और स्टूडेंट कई बार है ना वो वर्कर की लाइफ पे कंट्रोल करने के लिए और वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे गिफ्ट की और मनी की डिमांड भी करता था। इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। स्टूडेंट हमने अभी इससे पहले वाले 83 के अंदर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी के बारे में पढ़ा था, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती थी, उन्हीं को यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी कहते थे स्टूडेंट। ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी
आपके इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डोमिनेट करती थी, सारी इंडस्ट्री इनके अंडर में होती थी। ये स्टूडेंट्स अलग अलग आपके कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में पैसा लगाती थी। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जैसे टी, कॉफ़ी, माइनिंग, इंडिगो और जूट। स्टूडेंट्स इन चीज़ों में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी पैसा क्यों लगाती थी? क्योंकि इन चीज़ों की इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन बिजनेसमैन इन द बिगिनिंग। स्टूडेंट्स, इंडियन बिजनेसमैन ने शुरुआत में जिन इंडियन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगाई तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई, मीन्स उन्होंने किस किस रणनीति को फॉलो किया अपना बिजनेस चलाने के लिए। उन्होंने स्टूडेंट्स इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्री लेट 19th सेंचुरी में सेटअप की। शुरुआत में स्टूडेंट्स उन्होंने अपने आप को अवॉइड बचा के रखा कि हम है ना मैनचेस्टर से आने वाले गुड्स से या इंग्लैंड के बिजनेसमैन से हम कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, तो है ना वो कंपटीशन शुरुआत में नहीं करना चाहते थे, मतलब इंडियन बिजनेसमैन जिन्होंने शुरुआत में इंडिया में इंडस्ट्री लगाई। स्टूडेंट्स जो अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, मीन्स आपके शुरुआती बिजनेसमैन थे, वो स्टूडेंट्स इंडिया में धागा ही पैदा करते थे, क्योंकि ब्रिटेन से धागा नहीं आता था, कपड़ा आता था। यार्न वाज इम्पोर्टेड, इट वाज ओनली सुपीरियर क्वालिटी। स्टूडेंट्स यदि इंडिया में धागा जब आता भी था तो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का आता था। यार्न प्रोड्यूस इन इंडिया वाज, और स्टूडेंट इंडिया में जो मीन्स धागा बनता था उस धागे को चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। चेंजेस विच अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या चेंज आए तो देखते हैं। नेशनलाइज लोगों ने स्टूडेंट्स फॉरेन क्लॉथ्स के बायकाट के लिए लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन क्लॉथ का बायकाट करो और इंडिया में बना कपड़े ही आप पहने। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान काफ़ी बायकाट हुआ स्टूडेंट फॉरेन क्लॉथ का। स्वदेशी मूवमेंट में कहा गया कि समय के देश की बनी हुई चीज़ों को ही पहनो, और है ना जो विदेशी चीज़ें हैं या विदेशी कपड़ा उनका बायकाट कर दो। और ये 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चला था, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का 2 पार्ट में डिवीजन कर दिया था। इंडस्ट्रियल ग्रुप ने भी स्टूडेंट्स आपके बहती गंगा में हाथ धोने की सोचा जब आपके स्वदेशी मूवमेंट चला, तो इंडस्ट्रियल ग्रुप ने भी अपने आप को गैदर कर लिया और उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि आप हमारे को टैरिफ प्रोटेक्शन दो, कि इंग्लैंड से जो कपड़ा आता ना उसके ऊपर टैरिफ लगा दो और हमारे को दूसरी कंसेशन भी दो, मीन्स आपके दूसरी छूट भी हमारे को दो। 1906 में जो आपके इंडियन यार्न था, मीन्स जो इंडियन धागा था, वो चाइना में जाना बंद हो गया, क्योंकि चाइना के अंदर आपके चाइनीज और जापानीज माल आने लग गया। मीन्स आपके चाइना में चाइनीज और जापानीज धागा आने लग गया। इसी वजह से 1906 में इंडिया का धागा चाइना में जाना बंद हो गया। तो इंडिया में स्टूडेंट्स आपके जो इंडस्ट्री के मालिक थे वो धागा बनाना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि चाइना में उनका धागा जाता था वो जाना बंद हो गया, और उन्होंने स्टूडेंट्स आपके धागे से क्लॉथ बनाना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया में स्टूडेंट्स 1900 से 1912 के बीच में क्लॉथ का प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्ट, अब क्लॉथ का प्रोडक्शन डबल हो गया, क्योंकि पहले इंडियन इंडस्ट्री के मालिक धागा बनाते थे वो चाइना में भेजते थे, वो वहाँ पे जाना चाइना में बंद हो गया, क्योंकि चाइना के अंदर आपके चाइना और जापान का धागा बनने लग गया या आने लग गया। तो उन्होंने है ना आपके अब धागा बनाना बंद कर दिया, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, और 1900 से लेकर के 1912 के बीच में इंडिया में जो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया, धागे का बंद हो गया। और इंडियन जो लेकिन है ना इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार तक स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी स्लो रहा। मीन्स आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार तक इंडिया में इंडस्ट्री में इतनी तेज़ी नहीं आई। लेकिन स्टूडेंट आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार ने देखिए किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्री में चेंज किया, बहुत ही ड्रामेटिकल चेंज आया इंडियन इंडस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। मैनचेस्टर की चीज़ें इंडिया में आनी बंद हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, क्योंकि मैनचेस्टर की इंडस्ट्री युद्ध की डिमांड को पूरा करने में लग गई। तो आपके इंडियन मील को बोला गया कि तो है ना होम मार्केट की सप्लाई किसने की, स्टूडेंट आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंडियन किसने, आपके मिल ने या इंडियन फैक्ट्री ने, क्योंकि है ना इंडियन मार्केट के अंदर मैनचेस्टर का माल आना बंद हो गया। और इंडिया से स्टूडेंट्स होम मार्केट ही नहीं मिली इंडियन इंडस्ट्री के मालिकों को, उन्होंने आपके विदेशों में भी कपड़ा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कपड़ा ही नहीं दूसरी चीज़ें भी, क्योंकि इंग्लैंड ने इंडियन इंडस्ट्री को बोल दिया कि हमारे से युद्ध की डिमांड पूरी नहीं हो रही, आप भी हमारे लिए माल भेजो। तो इससे इंडियन इंडस्ट्री की काफ़ी चांदी हो गई और उनको बूस्टअप मिल गया। तो इंडिया से जूट के बैग, क्लॉथ, आर्मी की यूनिफॉर्म, टेंट, लेदर के बूट, हॉर्स और म्यूल के सैडल, जो सीट होती है घोड़ों की, वो जाने लग गई। और नई फैक्ट्री हो गई, पुरानी फैक्ट्री आपके वो भी है ना मल्टीपल चलने लग गई, और नए नए वर्कर एम्प्लॉयड हो गए और कई कई घंटे वर्कर काम करने लग गए। इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडियन इंडस्ट्री को बूस्टअप किया। स्टूडेंट्स देखिए इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। लेट 19th सेंचुरी में जो अलग अलग डिफरेंट रीजन के मर्चेंट्स थे स्टूडेंट, इंडियन मर्चेंट्स, उन्होंने मीटिंग करना मीन्स अपनी खुद की मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, और अपने खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, ताकि वो अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में, कलेक्टिव कंसर्न के बारे में, अपने हितों के बारे में बात कर लें।
कंपेयर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में बड़ी और छोटी इंडस्ट्रियों का क्या हाल था इंडिया में, कितनी छोटी इंडस्ट्री थी, कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी। स्टूडेंट जो बड़ी इंडस्ट्री थी वो बहुत ही स्मॉल सेगमेंट थी, बहुत ही छोटा पार्ट थी हमारी इंडस्ट्री का। मीन्स है ना, बड़ी इंडस्ट्री हमारी कंट्री में इतनी नहीं लगी। 1911 में स्टूडेंट पूरे इंडिया की 67% इंडस्ट्री दो पार्ट में लोकेटेड थी, बंगाल में और बॉम्बे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अवर द रेस्ट ऑफ कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडोमिनेंट। पूरी कंट्री में स्टूडेंट्स आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रीडोमिनेट था, मीन्स उन्हीं का दबदबा था। सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री बंगाल और आपके बॉम्बे में लगी थी, और है ना पूरी कंट्री में छोटी इंडस्ट्री थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी हमारा देश छोटी इंडस्ट्री पे डिपेंड था, बड़ी पे नहीं था। वर्कर की परसेंटेज देखते हैं स्टूडेंट आपके रजिस्टर्ड इंडस्ट्री में। जो बड़ी इंडस्ट्री थी उसमें वर्कर की परसेंटेज देखिए, 1911 में सिर्फ फैक्ट्रियों में 5% वर्कर काम करते थे इंडिया में, 1931 में 10% हो गए, बस 90% वर्कर छोटी इंडस्ट्री में काम करते थे। तो है ना, ये दे रखा नीचे वाले पार्ट में कि रेस्ट ऑफ वर्कर, बचे हुए वर्कर 90% वर्कर 1931 में काम करते थे हाउस होल्ड यूनिट में, छोटी छोटी वर्कशॉप में। और ये छोटी छोटी वर्कशॉप आपके एलिज या बाइलेंस के अंदर होती थी, मीन्स गलियों में होती थी। सम फैक्ट अबाउट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, हाथ से होने वाले प्रोडक्शन के बारे में, उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, हाथ से होने वाले प्रोडक्शन को। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में कुछ फैक्ट करते हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, हाथ से बनने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन स्टूडेंट 20वीं सेंचुरी में एक्सपेंड हो गया। वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19वीं सेंचुरी वर्कर्स सर्वाइव्ड। स्टूडेंट आपको पता है मशीन से बने आपके थ्रेड ने, धागे ने, या मशीन से बने कपड़े ने हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया था 19वीं सेंचुरी में, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री के वर्कर सर्वाइव कर रहे थे। देखते हैं क्या रीज़न था कि हाँ ना वर्कर फिर भी बचे हुए थे, उनके अंदर किस तरीके की विल पावर थी। डाटा ऑफ हैंडलूम प्रोडक्शन, हैंडलूम प्रोडक्शन का डाटा देते हैं स्टूडेंट आपके 3 गुना हो गया। हाथ से बनने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया स्टूडेंट 1900 से लेकर के और आपके 1940 के बीच में। देखिए किस प्रकार से इंडियन वीवर को दोबारा से जो हाथ से हैंडलूम से काम करते थे उनको जीवनदान मिला। रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन इन द 20वीं सेंचुरी। स्टूडेंट आपके 20वीं सेंचुरी के अंदर आपके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ गया, हाथ से बनने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया। क्या रीजन था? एडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि स्टूडेंट जो हाथ से काम करते थे वर्कर, उन्होंने भी आपके अपनी नई नई टेक्नोलॉजी एडोप्ट कर ली, इस वजह से वो आपके बचे रहे, सर्वाइव कर पाए। सेकंड डेकेड ऑफ 20वीं सेंचुरी, स्टूडेंट 20वीं सेंचुरी के सेकंड डेकेड में हम देखते हैं कि वीवर ने है ना अपने लूम के साथ में फ्लाई स्टल, एक छोटा सा आपके आविष्कार था, उन्होंने वो कर लिया था। अपने लूम के साथ में उन्होंने फ्लाई स्टल जोड़ना शुरू कर दिया स्टूडेंट। मीन्स वर्कर ने भी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी और फ्लाई स्टल की वजह से उनकी वीविंग की स्पीड बढ़ गई और वो बच गए, सर्वाइव कर गए। तो है ना, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से भी वर्कर स्टूडेंट आपके बचे रह गए और वो है ना आपके सर्वाइव कर गए और हैंडलूम का प्रोडक्शन 3 गुना हो गया था 1900 से लेकर के 1940 के बीच में। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, फ्लाई स्टाइल की वजह से पर वर्कर, हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया और है ना आपके लेबर की डिमांड घट गई। 1941 में स्टूडेंट जितने भी आपके इंडियन हैंडलूम थे 35% हैंडलूम के अंदर है ना फ्लाई स्टाइल लगा था। ये एक नया आविष्कार था और इसने हैंडलूम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया और वर्कर का प्रोडक्शन बढ़ा दिया और है ना वो फैक्ट्री के साथ मुकाबला कर पाए और उनको नया जीवन दान मिल गया। इन रीजन्स लाइक त्रावणकोर, और स्टूडेंट पूरे इंडिया में तो 1941 में 35% हैंडलूम के अंदर है ना फ्लाई स्टाइल जुड़ा हुआ था, लेकिन त्रावणकोर ये केरल का पार्ट है स्टूडेंट, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल के अंदर है ना 70-80% हैंडलूम ऐसे थे जिनके साथ में है ना फ्लाई स्टाइल जुड़ा हुआ था। मीन्स बंगाल के और आपके मैसूर, मद्रास, कोचीन, बंगाल, त्रावणकोर के वर्कर बहुत आगे थे इस फ्लाई स्टाइल की टेक्नोलॉजी को यूज करने में। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन, स्टूडेंट वर्कर ने और भी है ना स्मॉल इनोवेशन कर लिए फ्लाई स्टाइल के लिए छोटे छोटे, इसी वजह से वो मशीनी सेक्टर के साथ आपके मुकाबला कर पाए और अपना सर्वाइव कर पाए। स्टूडेंट्स अभी वीवर्स की हालत देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्कर की जगह वीवर आएगा। स्टूडेंट्स एक वीवर ऐसे थे जो कोर्स क्लॉथ बनाते थे, मीन्स मोटा कपड़ा बनाते थे। उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, बेटर कंडीशन में वो नहीं थे, क्योंकि उनका कपड़ा गरीब खरीदते थे और उनके कपड़े की डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती थी, क्योंकि कभी उनका कपड़ा गरीब खरीद लेते थे, कभी नहीं खरीदते थे। और जब हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट होता था या फेमिन मीन्स अकाल पड़ जाता था तो गरीब लोग कपड़ा नहीं खरीद पाते थे और इसकी मार किसको झेलनी पड़ती थी? गरीबों के साथ साथ मोटा कपड़ा बनाने वालों को। तो मोटा कपड़ा बनाने वाले अच्छी कंडीशन में नहीं थे। वर्कर्स हु प्रोड्यूस्ड फाइनर कॉटन क्लॉथ, यहाँ पे वर्कर्स की जगह वीवर आएगा। स्टूडेंट जो वीवर फाइन क्वालिटी के
क्लॉथ बनाते थे, शानदार किस्म के क्लॉथ बनाते थे, वो बेटर कंडीशन में थे क्योंकि उनके कपड़े को वेल टू डू खरीदते थे। वेल टू डू कौन से होते हैं स्टूडेंट? आपके अमीर लोगों को वेल टू डू बोलते हैं। है ना, इनके कपड़े की डिमांड ज़्यादा स्टेबल थी स्टूडेंट, और रिच लोग है ना तब भी इनका कपड़ा खरीद सकते थे। जब है ना गरीब लोग क्या होते थे, मीन्स भूखमरी का शिकार होते थे, और फेमाइन का मीन्स अकाल का उनके कपड़े पे बनारसिया बलूचरी साड़ी वो बनाते थे, फाइन किस्म बनाने वाले, उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो फाइन क्वालिटी का क्लॉथ बनाने वाले कौन सी साड़ियाँ बनाते थे? बनारसी और बालूचरी। तो ये फाइन क्लॉथ का एग्जाम्पल थी स्टूडेंट। और जो वर्कर इनको बनाते थे वो वर्कर बेटर कंडीशन में थे क्योंकि अमीर लोग इन साड़ियों को खरीदते थे, और है ना वो हमेशा खरीदते रहते थे उनसे, कोई बैड हार्वेस्ट का या मीन्स आपके दूसरी बैड कंडीशन का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता था अमीरों के ऊपर। और इसका बेनिफिट है ना इन साड़ियों को बनाने वाले वर्कर्स को होता था। मिल कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीव। स्टूडेंट जो स्पेशल किस्म का कपड़ा बनता था उसकी मिल इमिटेशन नहीं कर सकता था, मीन्स उसकी नकल नहीं कर सकता था मिल से बना हुआ कपड़ा, क्योंकि वर्कर्स ये शानदार किस्म का जो कपड़ा बनाते थे वो उन्हीं को बनाना आता था, मशीनों के बस की बात नहीं थी। वोवन बॉर्डर की, बुने हुए बॉर्डर की साड़ियाँ, मद्रास की फेमस लुंगी और हैंडकरचीफ, उनकी डिमांड स्टूडेंट कभी कम नहीं होती थी, और ना ही मिल में बना हुआ प्रोडक्शन उनकी नकल कर सकता था। द लाइफ ऑफ वर्कर्स एंड अदर क्राफ्ट पर्सन ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के दौरान वीवर्स की और है ना दूसरे क्राफ्ट पर्सन की क्या हालत थी? वो प्रॉस्पर नहीं थे, अमीर नहीं थे, वो बहुत ही हार्ड लाइफ जी रहे थे, मुश्किल ज़िंदगी थी उनकी, और लंबे घंटे तक उनको लॉन्ग हार्स तक काम करना पड़ता था, और पूरी कई बार तो उनके पूरी फैमिली को काम करना पड़ता था, महिलाओं को, बच्चों को, प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेज में। ग्राइप वाटर का कैलेंडर स्टूडेंट, ये आपके ग्राइप वाटर का कैलेंडर है ना, उसके ऊपर है ना भगवान कृष्ण की तस्वीर बनी है, और इस कैलेंडर को MV धुरंधर ने बनाया था 1928 में, क्योंकि बच्चों को प्रोडक्ट बेचने के लिए ये कैलेंडर था। द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू पॉपुलराइज बेबी प्रोडक्ट। बच्चों को बेचने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते थे स्टूडेंट्स, उनके ऊपर बेबी कृष्णा की मीन्स भगवान कृष्ण की इमेज होती थी, ताकि है ना भगवान कृष्ण की इमेज दिखा करके बच्चों के इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके। मैनचेस्टर लेबल ऑन द 20th सेंचुरी। स्टूडेंट आपके मैनचेस्टर का जितना भी कपड़ा आता था या मैनचेस्टर की जितनी चीज़ें 20th सेंचुरी में आती थी, उनके ऊपर जो लेबल लगा होता था उन पे देखिए क्या क्या चीज़ें छपी होती थी। उनके ऊपर भगवान होते थे, इंडियन गॉड और गॉडेस की तस्वीरें छपी होती स्टूडेंट आपके, जैसे कार्तिका, लक्ष्मी, सरस्वती, और ताकि है ना उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई भी सवाल ना उठा सके, इसी वजह से इंडियन गॉड और गॉडेसेस की तस्वीरें वो लगाते थे मैनचेस्टर के मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन अपने लेबल के ऊपर। महाराजा रणजीत सिंह की पिक्चर भी मैनचेस्टर के लेबल पे लगी होती थी, ताकि है ना प्रोडक्ट के बारे में रिस्पेक्ट क्रिएट की जा सके। महाराजा रणजीत सिंह का आपके हिस्टोरिक फिगर था, और लोगों को ये अपील की जाती थी लेबल के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह की पिक्चर लगा करके कि यदि आप महाराजा रणजीत सिंह की रिस्पेक्ट करते हैं, हिस्टोरिक फिगर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करिए। सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934। स्टूडेंट एक सनलाइट सोप थी, एक साबुन थी सनलाइट, उसका कैलेंडर 1934 में छपा। इस कैलेंडर में गॉड विष्णु को दिखाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता स्टूडेंट ये, और है ना वो स्काई से सनलाइट सोप लेके आ रहे हैं। एंड इंडियन मिल क्लॉथ। स्टूडेंट इंडियन मिल में भी क्लॉथ कपड़े बनते थे, और इंडियन मिल क्लॉथ की पिक्चर दिखाई गई आपकी बुक में, आप देख सकते हैं उसको। उसमें गॉडेस एक देवी को दिखाया गया है जो इंडियन लोगों को अहमदाबाद मिल का बना हुआ कपड़ा प्रोड्यूस कर रही है, दे रही है, और लोगों को कह रही है कि आप इस कपड़े को खरीदिए, ये मेड इन इंडिया है। स्टूडेंट एक तरीका जिसके थ्रू नए कंज्यूमर या नए ग्राहक क्रिएट किए जाते हैं, नए ग्राहक बनाए जाते हैं, वो तरीका एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट दिखा करके नए ग्राहक बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट इंडस्ट्रियल एज की बिगिनिंग से ही एडवर्टाइजमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गुड्स के लिए मार्केट एक्सचेंज करने में, और नए कंज्यूमर कल्चर क्रिएट करने में, मीन्स नए नए ग्राहक बनाने में, और है ना चीज़ों के लिए मार्केट बनाने में एडवर्टाइजमेंट ने इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनचेस्टर गुड आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना। मैनचेस्टर गुड की इंपॉर्टेंट फीचर क्या स्टूडेंट आपके? एक तो इसमें कंपनी का नाम लिखा होता था, इसके साथ साथ है ना गुड की क्वालिटी भी मार्क होती थी, उसमें गुड की क्वालिटी भी दिखाई जाती थी। और मैनचेस्टर की गुड्स के लेवल में कैपिटल लेटर में मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था, बहुत ही बोल्ड अक्षरों में, स्पष्ट अक्षरों में। और मेड इन मैनचेस्टर देख करके कोई भी बायर मीन्स कोई भी ग्राहक कॉन्फिडेंस के साथ उस क्लॉथ को खरीद सकता था, क्योंकि मैनचेस्टर की चीज़ का लोग विश्वास करते थे। विद वर्ड्स एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट और वर्ड्स के साथ साथ स्टूडेंट इमेजेस भी इलस्ट्रेट होती थी लेबल के ऊपर, मीन्स सिर्फ शब्द और आपके लाइन नहीं होती थी, उसके ऊपर है ना तस्वीरें भी होती थी, इमेजेस भी होती थी। इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस की तस्वीर है ना मैनचेस्टर की चीज़ों पे लगातार या मैनचेस्टर की चीज़ों के लेवल पे दिखाई जाती थी। यूज़ ऑफ कैलेंडर फॉर एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट आपके
एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं होता था, आपके इमेजेस का और तस्वीरों का, कैलेंडर का इस्तेमाल भी होता था स्टूडेंट। तो 19th सेंचुरी में कैलेंडर का यूज़ होना शुरू हो गया, किसमें, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जो हम अपने घरों में कैलेंडर यूज़ करते हैं वो आज से नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ हो रहा है। तो कैलेंडर में स्टूडेंट पीपल का नाम लिखा होता था, कैलेंडर को वो लोग भी आपके देख सकते थे जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, मीन्स रीड या राइट नहीं कर सकते थे। और कैलेंडर स्टूडेंट लोग अपनी टी शॉप में, पुअर पीपल अपने घरों में, और बहुत से लोग अपने ऑफिस में या अपार्टमेंट में कैलेंडर टांगते थे। इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, और कैलेंडर के ऊपर भी स्टूडेंट नवाबों की, गॉड गॉडेसेस की तस्वीरें होती थी। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चर एडवर्टाइजमेंट द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे लाउड आएगा, LOUD, क्योंकि जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर थे या भारतीय बिजनेसमैन थे, जब उन्होंने अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट किया तो उन्होंने नेशनलिस्ट मैसेज की तरफ ध्यान रखा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट, नेशनलिस्ट मैसेज, स्वदेशी के दौरान नेशनलिस्ट मैसेज फैलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही बड़ा साधन बन गया था। स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में फैला, तो है ना, उस टाइम है ना स्टूडेंट, नेशनलिस्ट मैसेज देने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया गया।